Good afternoon, all the participants, and welcome to this today's webinar on the topic of analysis of Section 50C under the Income Tax Act 1961. And we have the speaker on this topic, C. Amit Kumar Gupta ji, who is now practicing advocate, and I. Vijay Kumar Gupta on behalf of Chamber of Chartered Professionals. आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, आपके काम भी प्रॉपरली मैनेज हो रहे होंगे घर से, लेकिन अल्टीमेटली आप अपने आप को सेफ रखें, वो रहना ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि इस बार की सेकंड वेव ने थोड़ा सा सभी को हिला के रख दिया है। हर किसी के नजदीक में कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में, दूर दराज में कुछ ना कुछ बुरी खबर रही है। नो डाउट फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 days कुछ इंप्रूवमेंट आई है ऑन ऑल इंडिया बेसिस, विच इज अ गुड सिंबल। और जितना हो सके पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें, क्योंकि अच्छे माहौल में भी कई बार अच्छी चीजें क्रिएट हो जाती हैं, नेगेटिव माहौल से अच्छे माहौल में भी कहीं ना कहीं दुर्गंध आ जाती है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल माय प्रोफेशनल कलीग्स टू बी safe and create positive environment among all other relatives and near friends. So I welcome C. Amit Kumar Gupta ji. Before inviting him, I am reading his brief profile. Amit Kumar Gupta ji is a fellow member of the Chartered Accountant and a renowned lawyer on the income tax. He has practiced as a Chartered Accountant for over a decade and having diverse industries experience in all areas of income tax litigations, taxations, and audit. And now he has started practicing as an advocate in Delhi High Court. His strength lies in his deep analysis of facts in each case. He represents a diverse client base before the CIT appeal, ITAT, and High Court of Delhi. Over the years, he has built a reputation by providing high quality work and positive outlook. He is also a member of Income Tax Appellate Tribunal. He has written articles which have been published at various renowned forums such as Income Tax Reports, Tax Gurus, Tax Management, NIRC Members Journal, and he also owns a YouTube channel in his name, having more than 100 videos. So he is also a very social person and member of various prestigious clubs in Delhi. So welcome, Amit ji. Thank you, Vijay ji. First of all, I thank Mr. Vijay Kumar Gupta, who is NIRC Treasurer and Chairman of CP Committee. He is also a President of Chamber of Chartered Professionals. I thank you for inviting me for giving this deliberation on Section 50C, which is a very important section. And on this section, a person in his life, विजय जी वीडियो थोड़ा डिप कर रहा है आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है। Okay. Let us start, Vijay ji. Yes, yes. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्शन 50C. सेक्शन 50C जो है वो फाइनेंस एक्ट 2002 के द्वारा लाया गया था। सेक्शन 50C को लाने का जो मकसद था वो ये था कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर ये माना जाता था कि जो एसएससी का ब्लैक मनी है वो काफ़ी खप जाता है। जनरली प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर ये कहा जाता था कि यदि किसी को अपना ब्लैक मनी या कैश खपाना है तो वो मकान खरीद ले या प्रॉपर्टी खरीद ले। सरकार इस चीज़ से बहुत परेशान थी। जब भी कोई एसएससी अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने जाता था तो सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स बहुत परेशान थी कि जब भी कोई एसएससी जाता था, चाहे वो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन किया जाता था और स्टेट गवर्नमेंट को भी 10 लाख रुपए पे ही अपनी स्टैंप ड्यूटी मिल पाती थी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने सबसे पहले स्टैंप वैल्यूएशन का कंसेप्ट लाए और वहाँ पे वो जो है वो एक फिक्स्ड वैल्यू पर स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटीज लेने लगी। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि जो ये स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं ये स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से उनका काफ़ी रेवेन्यू बढ़ा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि हम इस स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसी मकसद से
सेक्शन 50C लाया गया। सेक्शन 50C की जो हेडिंग है वो है स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सेक्शन 50C फाइनेंस एक्ट 2002 के द्वारा लाया गया। सेक्शन 50C जो है वो एक डीमिंग प्रोविजन है। आजकल इनकम टैक्स के अंदर डीम्ड वर्ल्ड इतना कॉमन हो गया है कि यदि हम पूरे इनकम टैक्स एक्ट को पढ़ें तो मैंने पूरा एक्ट पढ़ा और उसके बाद सर्च किया कि 658 बार 658 टाइम्स डीम्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो अब एसएससी की इनकम को भी मानने लगी है, चाहे वो इनकम हो या वो इनकम ना हो। तो ये एक बड़ा एसएससी के लिए एक कई बार बड़ी अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है कि एसएससी की इनकम नहीं भी होती और फिर भी उसको अपनी इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। इसी चीज को लेकर के सेक्शन 50C लाया गया, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस थी उनके अंदर काफी अंडर वैल्यूएशन हो रहा था और इसीलिए सेक्शन 50C जो है वो लाया गया। विजय जी, मैं सेक्शन 50C को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करूंगा ताकि सेक्शन 50C की सही भूमिका बन पाए और ताकि हम सेक्शन 50C की सही ट्रू इंटेंशन को समझ पाए। यस यस अमित जो जी, थोड़ा बहुत मतलब इंग्लिश को भी मिक्स करके चलें। देयर आर पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द चेन्नई एज वेल। ओके 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 विजय जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर अंडरस्टैंडिंग section 50C, we have to understand one article which is there in our constitution. That article is 265. That article says that tax is to be levied and is to be collected as per the authority of the law. कहने का मतलब ये है कि जो टैक्स है वो अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही लेवी किया जा सकता है और कलेक्ट किया जा सकता है। और वो ये कहता है कि आर्टिकल 265 ये कहता है कि आपकी जो रियल इनकम है, यू हैव टू टेक द टैक्स ऑन द रियल इनकम ऑफ द एसएससी। यू कैन नॉट टेक द हाइपोथेटिकल इनकम। आप यदि इनकम भी मानना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये भी मानना चाहिए कि एसएससी ने टैक्स दे दिया होगा, क्योंकि यदि आप सारा ही चीज ये ले लेंगे कि एसएससी की इनकम हुई है तो एसएससी जो है वो कब तक टैक्स देगा। तो जो आर्टिकल 265 था, कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है एज ए टैक्स प्रैक्टिशनर कि सेक्शन 50C के अंदर आर्टिकल 265 का बड़ा खुल के उल्लंघन किया गया है। ऑल्दो a writ petition has been filed for testing the constitutional validity of section 50C, but that writ petition was denied, and it has been constitutionally valid now that there is no ultra virus of section 50C and section 50C is there on the statute. लेकिन सेक्शन 50C की वजह से प्रोफेशनल्स को भी और एसएससीज को भी बहुत ही प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है। मेरा मानना यह है कि सेक्शन 50C जो है जब लाया गया तो एज ए ब्लैंकेट लाया गया, क्योंकि जो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होती है वो पूरे एक एरिया के लिए एक डिस्कस की जाती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होता है वो हर प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग जो है वैल्यू रखती है। फॉर एग्जांपल, एक प्रीतमपुरा की कोई प्रॉपर्टी है तो प्रीतमपुरा का एक स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है, लेकिन प्रीतमपुरा में भी अलग अलग ब्लॉक्स हो सकते हैं। कई ब्लॉक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे झुग्गियाँ होती हैं या जहाँ पे ये देखा जाता है काफी स्लम एरिया होता है, या कई बार कुछ घरों के पास जो है वो नाला होता है जिसकी वजह से उन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो कम होती है। लेकिन एसएससी को टैक्स देने के लिए एक ब्लैंकेट रेट दे दिया गया है, एक ब्लैंकेट वैल्यू दे दी गई है कि यू हैव टू कंसीडर दिस एज द सेल कंसिडरेशन। सेक्शन 50C जो ब्रॉडली वो ये कहता है कि इफ ए पर्सन इज गोइंग टू सेल हिज प्रॉपर्टी एंड द सेल कंसिडरेशन इज less than the stamp value, then the stamp value will be treated as the sale consideration. This is the blanket act and it is a deeming fiction. जब भी डीमिंग फिक्शन कानून के अंदर लाया जाता है
तो उसके अंदर पूरे उसके प्रिकॉशंस होने चाहिए, सेफगार्ड्स होने चाहिए। लेकिन सेक्शन 50C में कोई भी अपरेंट या कोई भी इफेक्टिव जो है वो सेफगार्ड नहीं है। जब एसएससी अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है और अपनी रिटर्न फाइल करने लगता है, तो उसको एक ऑप्शन दिया जाता है वहाँ पे कि आपकी सेल कंसिडरेशन कितनी है और आपका स्टैम्प वैल्यूएशन कितनी है। और जो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है वो स्टैम्प वैल्यूएशन को ही जनरली उठाता है, और जो सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यूएशन होती है उसमें से जो ज़्यादा होती है उसको उठाता है। इसका मतलब यदि एसएससी ये कहना चाहता है कि स्टैम्प वैल्यूएशन is more than the real sale consideration or the fair market value, then the assessee do not have the option at the time of filing of the return to say that the my sale consideration is less than the stamp valuation. विजय जी, ये जो चीज है ये बहुत ही पेनफुल है एक एसएससी के लिए कि यदि वो कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचता है और उसको यदि आज की डेट में टैक्स देना है, तो उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो आज ही एसएससी ऑफिसर को ये लिखे कि साहब मेरी जो मैं ये प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूँ ये स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी से इसकी सेल कंसिडरेशन कम है और इसको डीवीओ को रेफर किया जाना चाहिए और वहां से रिपोर्ट लाने के बाद मैं उसके मुताबिक जो है मेरा टैक्स कैलकुलेट किया जाना चाहिए। But Amit ji, it takes lot of time. Actually, विजय, whenever people go for selling the property, like I am living in Dwarka, Sector 20, there is a circle rate of 20 crore rupees for commercial properties, and market rate is less than 8 crore, 7 to 8 crore. So from the last 3 to 4 years, there is no actual transaction because it is painful for both the buyer as well as the seller under Section 50C and under Section 50C that they have to pay tax on the amount which is not come in the hands of either seller or in the buyer. विजय जी, जो बात आपने कही, इसी बात पे जो हमने आज का जो टॉपिक रखा है, यदि आप उसका टाइटल देखेंगे तो उसका टाइटल क्या है कि ये बैक मनी को रोकने के लिए था या प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस को किल करने के लिए था। Yes. तो बाय इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्शन एज ए प्लेन, क्योंकि एसएससी के पास कोई भी ऐसा प्रोसीजर इसमें नहीं दिया गया है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को जब बेचने जाए तो पहले असेसिंग ऑफिसर साहब को लिखे कि मेरी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन इतने टाइम में कर दिया जाए, क्योंकि कई बार जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर आदमी को प्रॉपर्टी बहुत कई बार जल्दी बेचनी पड़ती है, उसको मेडिकल नीड्स के लिए बेचनी पड़ती है, उसको अपने रिचुअल्स के लिए बेचनी पड़ती है, तो इतना टाइम लग जाता है। और ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि प्रॉपर्टी बेचने से पहले ये बात तय हो जाए कि डीवीओ ने जो वैल्यू दी है वो एसएससी ले सकता है, वो खाली असेसमेंट के टाइम पे। दोनों बातों में सेक्शन 50C में ए वर्ड यूजिंग सेक्शन 50C यूजिंग द वर्ड, एक क्वेश्चन है किशोर कुमार गोयल जी का, वर्ड यूजिंग सेल एप्लीकेबल टू whom? It is applicable to for the state or for the citizen? नहीं, ये तो जो क्या कहते हैं 50C जो है वो तो सेलर पे लगता है, सेलर पे लगेगा। हाँ सेलर पे लगेगा। अब तो बायर पे लगाने के लिए तो सेक्शन 56 ले आए ना। यस यस। पहले क्या था कि इसी जो सेक्शन 56 लाया गया वो इसलिए लाया गया क्योंकि डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, जो सेलर है उस पे तो 50C लगा रहा था और जो बायर थे उस पे कह रहा था कि मैं सेक्शन 69 लगाऊंगा। वो ये कहते थे कि आपने जब सेलर ने बेची 100 रुपए की चीज बेची और उसका सर्कल रेट जो है वो 150 रुपए है, तो सेलर के लिए डिपार्टमेंट 150 रुपए ले रहा था और बायर के लिए कह रहे थे कि नहीं जी आपने 100 रुपए में खरीदी, 50 रुपए आपने कैश दिए होंगे। हाँ, तो उसके लिए जो है वो 56 ले आए। यस। तो ये तो जो सेक्शन 56 है वो तो 50C का भी और खराब रूप है। यस। क्योंकि आप बेचने पे तो टैक्स दे सकते हैं, ये तो हमने जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े हैं विजय जी कि व्हेन वी सेल द प्रॉपर्टी और सेल समथिंग ओनली देन द प्रॉफिट एक्रूज। आप कोई आदमी कोई चीज खरीद रहा है उसमें उस टाइम उसको कैसे प्रॉफिट हो सकता है? तब तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता जब वो अपनी कोई चीज, आज मैंने 100 रुपए की चीज 10 रुपए में खरीद ली तो आज मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, तब तक मेरी वो 10 रुपए की चीज आगे 10 रुपए में भी ना बिके। तो यू विल टेक द टैक्स ओनली व्हेन द प्रॉपर्टी विल बी सेल्ड। करेक्ट। तो जो आर्टिकल 265 है, आर्टिकल 265 के कुछ विजय जी कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि आपको टैक्स लगाने के लिए देयर शुड बी करेक्टर ऑफ इम्पोजिशन, वहां पे कोई ऐसा इनकम होनी चाहिए तभी आप टैक्स ले सकते हो। दूसरा ये है कि अमित जी एक बार अपने ऑडियो को थोड़ा सा पास लेके आइए, शायद मे भी हो सकता है कि किसी को दिक्कत आ रही हो, इट मे बी
क्योंकि आपका वॉइस का वॉल्यूम थोड़ा सा कम है. वॉइस इज क्लियर ओके बट वॉल्यूम इज समथिंग लो. प्लीज ट्राई. ओके. विजय जी, आप बेटर है? यस यस बेटर. ओके. तो जो सेकंड कंपोनेंट है टैक्स का, वो ये कंपोनेंट है कि जिस पे आप टैक्स लगाने जा रहे हो वो पर्सन स्पेसिफाई होना चाहिए, आपको रेट स्पेसिफाई करना है और आपको वैल्यू स्पेसिफाई करनी है. तो सेक्शन 50C में जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि वैल्यू स्पेसिफाई नहीं है. आपने वैल्यू जो स्पेसिफाई करी वो बड़ी वेग स्पेसिफाई करी. इसीलिए यदि हम आर्टिकल 265 की आवाज में सेक्शन 50C को देखते हैं, तो जब आपने एक ब्लैंकेट वैल्यू, सभी के लिए एक ब्लैंकेट वैल्यू ले ली कि इतने में प्रॉपर्टी बिकी होगी, तो इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा सेक्शन 50C जो है वो पेनफुल है. तो अकॉर्डिंग टू मी, if in the real sense section 50C will be taken in conjunction with article 265 of the constitution of India, then it is a very blanket rule. ये सभी के लिए एक रूल बना दिया गया कि किसी भी आप एरिया में प्रॉपर्टी बेचेंगे, क्योंकि जब सर्कल रेट लाए गए तो सर्कल रेट एक एरिया के हिसाब से लगे. जैसे फॉर एग्जांपल द सर्कल रेट इज फिक्स्ड फॉर पालम, और यू हैव सेड दैट इट इज फिक्स्ड फॉर द द्वारका. बट इन द्वारका देयर मे बी डिफरेंट लोकेशंस. एक प्रॉपर्टी जो है वो उसका फ्लोर से भी उसकी वैल्यू में फर्क पड़ जाता है, उसकी लोकेशन से भी फर्क पड़ जाता है. यदि कोई प्रॉपर्टी मेट्रो के पास है तो उससे भी फर्क पड़ जाता है, और किसी प्रॉपर्टी के पास यदि कोई मार्केट है उससे भी फर्क पड़ता है. तो इसलिए यदि हम सेक्शन 265 की आवाज में देखें तो सेक्शन 50C इज नॉट वैलिड. बट it is very sad that the courts have held its constitutional validity, and now it is on the statute and we have to face it. Friends, now my second point is that there was a rule that the department has to look at the transaction and not through the transaction. अब डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी है वो डिपार्टमेंट ये कहता है कि साहब हम तो ट्रांजैक्शन की नियत पे जाएंगे, जबकि डिपार्टमेंट का काम ये होना चाहिए कि आपको ट्रांजैक्शन को देखना है. यू हैव टू लुक एट द ट्रांजैक्शन एंड यू डू नॉट हैव टू लुक थ्रू द ट्रांजैक्शन. कि एक बिजनेसमैन, द स्टैट्यूट इज ट्राइंग टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ द बिजनेसमैन, कि ये बिजनेसमैन ने ये काम क्यों किया. मैंने अपनी प्रॉपर्टी 100 रुपए की प्रॉपर्टी 80 में बेची, मैंने रिलेटिव को बेची हो, मैंने अपने दोस्त को बेची हो, लेकिन स्टैट्यूट ये कहता है नहीं जी आपने ये 100 रुपए में ही बेची होगी. तो इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज करते हैं, क्योंकि जब एसएससी के पास एक पूरा प्रोसीजर नहीं होता कि यदि वो उसको पास करना चाहता है, और बहुत सारी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस बिकॉज ऑफ द सेक्शन 50C जो है वो सिरे ही नहीं चढ़ पाती. Now friends, we will move to the section 50C. In the Constitution of India, in its article 246, give exclusive power to the parliament to make law in respect of the matters enumerated in list 1 of 7 schedule union list. Entry 82 list 1 of 7 schedule empowers the parliament to levy tax on income other than agriculture income. कहने का मतलब है कि जो हमारे पार्लियामेंट है वो एग्रीकल्चर को छोड़ करके सभी पर टैक्स लगा सकती है. और एक और कंसेप्ट है कि टैक्स के लिए कोई इक्विटी नहीं होती. कहने का मतलब है कि यदि किसी की 100 रुपए इनकम है तो गवर्नमेंट उस पर 120 रुपए भी टैक्स ले सकती है. देयर इज नो इक्विटी टू टैक्स. सो दिस वाज द बेसिक थिंग अबाउट द सेक्शन 50C. नाउ 50C इज एप्लीकेबल only for the transactions for the sale of land or building or both. सेक्शन 50C जो है वो खाली लैंड, बिल्डिंग, या कोई लैंड के ऊपर बिल्डिंग कोई बनी हुई है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है. कहने का मतलब यह है कि यदि आपने कोई लैंड और बिल्डिंग में कोई टेनेंसी राइट्स ट्रांसफर किए हैं या कोई लीज होल्ड ट्रांसफर किए है तो उसके ऊपर सेक्शन 50C जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता. सेक्शन 50C के जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये है कि यू हैव देयर शुड बी ए ट्रांसफर, एंड देयर शुड बी ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, एंड दैट कैपिटल एसेट इज लैंड और बिल्डिंग और बोथ. मीनिंग देयर बाय दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल, that asset should qualify the definition of the capital asset.
कहने का तात्पर्य यह है कि सपोज करो किसी ने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड बेची है, तो उसके ऊपर सेक्शन 50C लागू नहीं होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट की ही डेफिनेशन में नहीं आता। इसलिए सेक्शन 50C जो है वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर लागू नहीं होगा। अभी जिसके बारे में मैं एक क्वेश्चन में कैपिटल गेन के ऊपर छोटी सी एक्सप्लेनेशन। कैपिटल गेन के अंदर दो पॉइंट्स हैं, वन इज कैपिटल एसेट एंड अनदर इज ट्रांसफर। तो दोनों चीज होनी चाहिए। पहली बात तो एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए, दूसरी चीज कैपिटल एसेट, द एसेट ट्रांसफर Yes, मस्ट sir. बी कैपिटल एसेट। Yes, sir. Yes, sir. There should be transfer, and for the implication of section 50C, that transfer should be by way of registration with the stamp duty authorities. That is also important. Means a GPA transaction which is not Yes. registered with the sub-registrar is not covered under section 50C. Yes, sir. Yes, sir. लेकिन 2009 के अंदर इन्होंने 50C के अंदर असेस्ड और एक असेसेबल वर्ड डाला था। शायद उनकी इंटेंशन जो इस असेसेबल को डालने की ये थी कि यदि किसी ने जीपीए से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो उसके ऊपर भी ये लगाने की वो था, लेकिन कोई ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स अभी नहीं आए हैं कि जहां पे जीपीए के ऊपर भी जो है सेक्शन 50C लगेगा। हमें जो कुछ क्वेरीज ऐसी हैं, लाइक सर्कल रेट इज ए 10 लाख रुपीज एंड मार्केट वैल्यू इज 5 लाख रुपीज। मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली उसने रजिस्ट्री करा ली, फिर डिपार्टमेंट एज अपॉइंटेड डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर, उसने उसकी वैल्यूएशन थोड़ी सी ठीक कर दी। इवन देन assessing officer has rejected that valuation and he simply considered कि I will take it as a 10 lakh only. Then what is the use of DVO's report? नहीं, जो the assessing officer is bound. Is bound ना? The assessing officer is bound to accept the value of the DVO. यदि डिवैल्यूएशन ऑफिसर ने, डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो वैल्यू दी है, यदि वो सर्कल रेट से कम दी है तो असेसिंग ऑफिसर को वो वैल्यू लेनी है। लेकिन सपोज करो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर ने सर्कल रेट से भी ज्यादा वैल्यू दे दी तो सर्कल रेट ही लेनी है सर। ओके, बट मेनी टाइम्स मतलब असेसिंग ऑफिसर डोंट कंसीडर द DVO रिपोर्ट, सो देन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ DVO? हाँ, इफ इट इज बेनिफिशियल टू द असेसिंग। हाँ, तो इस केस में हम जो डीवीओ की जो रिपोर्ट है उसके अगेंस्ट भी क्या कहते हैं सीआईटी अपील में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास वही फॉर्म होता है। तो अपील में जाने के अलावा और कोई हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि जो असेसिंग ऑफिसर है वो तो आपने तो वैल्यूएशन रिपोर्ट की बात की है, इवन जो डीवीओ होता है जब उसको क्या कहते हैं रेफर किया जाता है तो वो भी यही कह देता है कि साहब सर्कल रेट के हिसाब से ही है, तो वो भी अपने दिमाग नहीं लगा रहे। यस तो यस उसके पास भी आपके पास ऑप्शन यही है कि आपको सीआई, क्योंकि जब भी डीओ को रेफर किया जाता है तो कायदा तो ये है कि वो वहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाए, वहाँ पे विजिट करे, प्रॉपर तरीके से देखे। लेकिन वो सिंपल जो है वो अपनी जो रिपोर्ट देते हैं वो इस तरीके से देते हैं कि भाई सर्कल रेट है, उससे थोड़ा बहुत 5-7% कम करके दे देते हैं ताकि एसएससी को लगे कि उसके साथ जस्टिफिकेशन हो गया। तो आपके पास ये एस्टेब्लिश्ड रूल है कि जो डीवीओ की रिपोर्ट है वो असेसिंग ऑफिसर के लिए बाध्य है। The next point is that stamp duty is sought to be imposed by the stamp valuation authorities at certain value of the capital asset, which is different than the sale consideration shown in the documents of transfer sought to be registered, where valuation were done by the stamp valuation authorities for levying stamp duty is less than the sale consideration shown by the assessee in the sale deed, section 50C cannot be invoked. विजय जी, जहां पे जो स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो वैल्यू है यदि वो सेल कंसिडरेशन से कम है तो सेक्शन 50C लागू नहीं होगा। कहने का मतलब जो गवर्नमेंट की आप यदि नियत देखें, मतलब हाँ, तो आप कल मैं एक सेमिनार सुन रहा था, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली। सिंगापुर के अंदर जैसे यहाँ पे होता है कि जब लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने होते हैं तो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने में भी सरकार का बेनिफिट देने में सरकार की जान निकल जाती है कि आपकी शेयर होल्डिंग चेंज नहीं हुई, आपने रिटर्न टाइम पे फाइल करी ना करी। सिंगापुर में ये रूल है कि यदि आपको करंट ईयर में लॉसेस हुए हैं तो आप लॉसेस को बैक फॉरवर्ड भी कर सकते हो, पिछले सालों में जाकर के आप उसका अपनी रिटर्न रिवाइज करो और जो आपने टैक्स पिछले सालों में फालतू दिए उसको भी आप रिफंड ले सकते हो।
और यहाँ ये सिचुएशन है कि आपको स्टैंप वैल्यूएशन ज्यादा लग रही है Whatever तो is उसमें तो available, आपको please collect it. Whatever the प्लीज SSC कलेक्टेड। have. हाँ, कल एक कोर्ट का बड़ा बढ़िया डिसीजन आया विजय जी। एक हस्बैंड का टैक्स बना और उसके वाइफ के बैंक अकाउंट पर टच करके ले लिया, तो कोर्ट ने कहा भाई जब हस्बैंड ही नहीं ले सकता वाइफ से पैसे तो तुम कैसे ले सकते हो। तो Yes. यहाँ तो जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज हैं दे आर क्रॉसिंग देयर लिमिट्स, देयर एवरी पॉसिबल लिमिट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द स्टैम्प वैल्यू। Amit ji, one question from Kishore Kumar Goyal ji. Kishore ji, please ask your question. अमित कुमार जी, मुझे क्वेश्चन ये पूछने का था, मैं एक एग्जांपल रखता हूँ आपके सामने। यस सर। हाँ सर, एग्जांपल ये है कि मैंने प्रॉपर्टी बेची मेरे एक केस के अंदर में, मैं नोट माय केस, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने प्रॉपर्टी बेची है, वो बेची है मैंने 60 लाख की। यस सर। जो मेरा दस्तावेज हुआ है, यानी कि मेरा एग्रीमेंट टू सेल एग्रीमेंट है, वो मेरा 60 लाख का है। यस सर। और मेरे यहाँ पर एक सर्च के अंदर में या सर्वे के अंदर में केस में एक डॉक्यूमेंट पकड़ा गया उसी प्रॉपर्टी से रिलेवेंट, दैट इज एग्रीमेंट टू सेल, इट इज अबाउट 1 करोड़ रुपीज। यस सर। और मेरा उसका जो स्टैम्प वैल्यू रेट है वो है 50 लाख रुपीज, नहीं सॉरी 70 लाख रुपीज, 70 लाख रुपीज। यस सर। अब डीवीओ को रेफर किया गया, डीवीओ ने वो रिपोर्ट निकाली 80 लाख रुपीज। तो मेरी इनकम कहाँ पे एसेस होगी, कौन सी वैल्यू पे होगी? सर जो सर्कल रेट है उसमें होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि जो डिपार्टमेंट ने सर्च किया, हाँ, सर्च करके जो उसने एग्रीमेंट टू सेल निकाला, तो डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा कंसिडरेशन है वो पैसा मूव हुआ। क्योंकि एविडेंस एक्ट का ये कंसेप्ट है कि यदि सपोज करो, खाली एलिगेशन लगाने से नहीं है, किसी ने कोई एग्रीमेंट बना के रखा हुआ है, यदि उसके ऊपर आपके एसएससी के सिग्नेचर हो गए, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि एक एग्रीमेंट बना उसके बाद दूसरा एग्रीमेंट बन गया। यस। तो यदि 1 करोड़ रुपए वाला एग्रीमेंट डिपार्टमेंट को मिल भी जाता है तो डिपार्टमेंट हैज टू प्रूव दैट दिस एक्स्ट्रा 40 लाख हैज एक्सचेंज्ड द हैंड्स only on the basis of the statement of some person. Your addition cannot be made because yes sir. इसके अंदर में मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन 50 लाख का है, जो एग्रीमेंट सेल एग्रीमेंट 50 लाख का है और स्टैम्प वैल्यू मेरी 60 लाख की है, तो वो 10 लाख का जो डिफरेंस है उसके लिए क्यों प्रूव नहीं करने का? सर वो डिपार्टमेंट, जैसे विजय जी ने बताया कि वो डीवीओ की रिपोर्ट को नहीं मानते, तो ऐसी सिचुएशन इसमें है। लेकिन आप जब क्या कहते हैं, आप जब आपकी असेसमेंट हो रही है तो उस टाइम आप ये बात पूरा लिखें केस लॉस का हवाला देते हुए, ताकि आपको सीआईटी अपील और आईटीआईटी में आप अपने केस को आराम से छुड़वा पाए। नहीं सर, मेरे केस में क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल मैं आपको केसेस दे दूंगा। नहीं सर, केसेस तो मेरे पास दिल्ली का भी है, कई मेरे कोर्टों के डिसीजन है, फेवर में भी है, अनफेवर में भी है, फिर सेटलमेंट भी है। एवरी केस इज आई हैव रीड आउट दैट, बट क्रश इज दैट कि कहीं ना कहीं इसके अंदर में मुझे फिक्शन है, जो आर्टिकल 265 डील विद एंटी नंबर 82, दोनों के अंदर में मुझे ये लग रहा है कि आर्टिकल 13 का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि मुझे जो इक्वल राइट मुझे मिलना चाहिए वही गवर्नमेंट को मिलना चाहिए। पार्लियामेंट हैव नो पावर टू फिक्शन, फॉर फिक्शन लॉ के लिए कहीं जगह नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। यस सर, मैं आपकी बात से कहता हूं, लेकिन सर जो डीवीओ की रिपोर्ट है बिल्कुल इसमें क्लियर है सेक्शन 50C पे कि सपोज करो आपकी जो सेल 3 चीजें हो गई, एक आपकी सेल कंसिडरेशन हो गई, एक आपका सर्कल रेट हो गया। तो सबसे पहले जो आपकी सेल कंसिडरेशन है और जो सर्कल रेट है उसको कंपेयर करते हैं तो सर्कल रेट माना जाता है। फिर डीवीओ की बारी आती है, डीवीओ ने सपोज करो जो वैल्यू दी वो सर्कल रेट से कम दी तो वो वाली वैल्यू मानी जाएगी। लेकिन यदि डीवीओ ने वो वैल्यू ज्यादा दी तो सर्कल रेट माना जाएगा। नहीं, दैट इज ऑप्शन का तो कहीं लॉ में लिखा ही नहीं है ना कि ऑप्शन है, हम लोग प्रिजम्पशन कर रहे हैं ना, इट इज वी आर प्रिज्यूमिंग ऑन द बिल्कुल, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस केसेस सर, बिल्कुल। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। वो अलग बात है कि एओ लेवल पे वो मानते नहीं है, तो लेकिन यदि आप इसको फाइट करेंगे तो इसमें कोई मैटर नहीं है। बिल्कुल इसमें ये चीज क्लियर है कि जो डीवीओ की रिपोर्ट आई है, और यदि वो डीवीओ की रिपोर्ट जो है वो स्टैम्प वैल्यूएशन जो की गई है, क्योंकि इस केस में स्टैम्प वैल्यूएशन है 60 लाख और डीवीओ ने रिपोर्ट दी है 80 लाख की। yes. तो आप मैक्सिमम जो कैब, हाँ, तो मैक्सिमम जो कैब लग जाता है वो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का लग जाता है, तो उसमें आपको उसके ऊपर आपको अपनी सेल कंसिडरेशन देनी है। इट इज वेरी क्लियर। नहीं सर, उसमें आई हैव चैलेंज बिफोर दैट डीवीओ कि योर रिपोर्ट इज नॉट वैलिड, योर रिपोर्ट इज नॉट वैलिड,
आई एम नॉट एग्री, और मैंने एक अपने रिपोर्ट मैंने वहां सबमिट की डिस्प्यूट के अंदर में, और उसके ऊपर में मेरा भी केस सीआईटी अभी में चल रहा है। हाँ सर, तो उसमें सीआईटी अपील के, अब सर देखो सीआईटी अपील के बारे में मैं आपको एक छोटा सा, मैंने एक मेरा एनालिसिस है, एक आईटीआर ट्रिब्यूनल 85 जो लेटेस्ट हमको रिसीव हुई, उसके अंदर टोटल 28 केसेस डिसाइड हुए। उन 28 केसेस के अंदर 26 केसेस में असेसी जो है वो अपीलेंट था। कहने का मतलब है कि 28 केसेस में से 26 केसेस में असेसी जो है वो अपीलेंट है। इसका मतलब 26 केसेस में सीआईटी अपील ने रियायत नहीं दी। Have you got my point? Yes. ठीक है अमित जी। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि सीआईटी अपील असेसी की बात सुनते ही नहीं है। ठीक है विजय जी सर, we should continue, no? Yes. Okay. So now the point is that where valuation done by the stamp valuation authority for levying stamp duty is less than the sale consideration shown by the assessee in the sale deed, section 50C cannot be invoked. कहने का तात्पर्य यह है कि यदि स्टैम्प वैल्यूएशन वैल्यू जो है वो सेल कंसीडरेशन से कम है तो सेक्शन 50C जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ if the assessee being transferred claims before the assessing officer that the fair market value of the property under transfer is less than the valuation done by the stamp valuation authorities, then the assessing officer may refer the property to the valuation officer for determining its fair market value as on the date of transfer. जहां पे assessee को ये लगता है कि मेरी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो स्टैम्प वैल्यूएशन से कम है, तो असेसी के पास ये अधिकार है कि वो ईओ साहब को ये लिख सकता है कि साहब मेरी इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन जो है वो वैल्यूएशन ऑफिसर से कराया जाए, एंड दैट रेफरेंस शुड बी मेड अंडर सेक्शन 55A। जब वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दिया जाएगा और उसके बाद उनकी जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें अब ये सिद्धांत लगते हैं कि यदि जो वैल्यूएशन उन्होंने की है, यदि वो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यूएशन से ज्यादा है तो स्टैम्प वैल्यूएशन जो है वो सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि स्टैम्प वैल्यूएशन 10 लाख की है और वैल्यूएशन ऑफिसर साहब ने जो वैल्यूएशन निकाली 12 लाख की निकाली, तो सेल कंसीडरेशन जो है वो 10 लाख ली जाएगी। सेकंड केस क्या बनता है कि सपोज करो जो वैल्यूएशन है वो आती है 6 लाख और स्टैम्प वैल्यूएशन जो है वो 10 लाख की है, तो 6 लाख जो है वो सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी। थर्ड केस बनता है जब वैल्यूएशन रिपोर्ट आई, वैल्यूएशन आई 6 लाख रुपए की, स्टैम्प वैल्यूएशन है 10 लाख रुपए की, और जो सेल कंसीडरेशन है वो है 8 लाख की, तो 8 लाख जो है वो सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी। विजय जी, इज इट क्लियर? Yes, Amit ji. Now the word written in section 50C is that there is a word in section 50C, shall. Use of the word shall in section 50C makes it mandatory for the assessing officer to adopt the valuation done by the stamp valuation authority in place of apparent consideration if necessary conditions under section 50C are satisfied. The assessing officer has no discretion. काफी केसेस में ये बात निकल के आई है कि जो सेक्शन 50C के अंदर वर्ड यूज किया गया है वो शेल यूज किया गया है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, आपकी सेल कंसिडरेशन थी 10 लाख रुपए और स्टैम्प वैल्यूएशन थी 15 लाख रुपए, तो जब असेसिंग ऑफिसर केस कर रहा होगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो आपकी वैल्यू को ले ले, उसको स्टैम्प वैल्यूएशन की ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। लेकिन इस केस में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब यदि वो 15 लाख लेता है, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू लेता है, तो उसको असेसी को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है और उसको जो है वो डीवीओ को रेफर करके उसकी वैल्यू लेनी है, तभी जो है वो ले सकता है, नहीं तो ब्लैंकेट उसको लेगा तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस माना जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कम्स दैट इन सेक्शन 50C
कि लेजिस्लेचर ने सेक्शन 50C बना दिया। उसके बाद कोर्ट्स ने जब सेक्शन 50C के बारे में अलग अलग केसेस आए, तो कोर्ट्स का ये कहना था कि आवर जॉब इज टू इंटरप्रेट द लॉ, आवर जॉब इज नॉट टू ऐड समथिंग इनटू द लॉ or take out something from the law. So as the law is very clear that the stamp valuation is to be taken as the sale consideration, washed their hands from interfering the provisions of the section 50C. The language of section 50C is very clear and straight in respect of its intention, that it is brought on statute, that is way of deeming provision for calculation of capital gain on land and building under section 48 of the act. The basic intention to insert section 50C is for the purpose of determining full value of the sale consideration for the purpose of computation of capital gain under section 48 of the act. अब जब ये सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो गया, तो इसमें एक बड़ी दिक्कत उन केसेस में आने लगी। कई बार ऐसा होता है कि एग्रीमेंट कर लिया मैंने, और एग्रीमेंट मैंने किया फाइनेंशियल ईयर 2020 में, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई 2021 में। तो जब मैंने 2020 में एग्रीमेंट किया, तो उस टाइम सर्कल रेट था 50 लाख रुपए, और 2021 में वो हो गया 75 लाख रुपए। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जब मैं अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाऊंगा, तो सर्कल रेट जो है वो 50 लाख लिया जाना चाहिए या सर्कल रेट 75 लाख लिया जाना चाहिए? विजय जी, ये मेरा क्वेश्चन अपने अटेंडेंस से भी है कि यदि वो आंसर देना चाहें कि जो स्टैम्प वैल्यूएशन वैल्यू है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट पे मानी जानी चाहिए या डेट ऑफ सेल डीड पे मानी जानी चाहिए? इफ एनी आंसर फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट, Please type in chat box. In my opinion, the stamp duty must be from the date of agreement only, or maybe stamp duty yes, Vijay ji. charged by the revenue department is separate from the income tax department. At least income tax department should take the value of the agreement instead of the registered value. Yes, Vijay. Because there are two authorities. One is income tax authority and one is the state authority to levy a stamp duty. विजय जी, ये जो बात आपने कही, ये आपने अपनी कॉमन सेंस से कही या कानून के हिसाब से कही? नहीं, ये तो कॉमन सेंस है, बिकॉज इसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2016 के अंदर, यस सर, लेकिन इस कॉमन सेंस को फाइनेंस एक्ट 2016 में इसको फाइनल रूप दे दिया गया। 2016 के अंदर ये कानून लाया गया कि जहां पे डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं, वहां पे सर्कल रेट की वैल्यू जो है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट पे ली जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक उन्होंने राइडर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में टैक्स प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है। लोग अपने बैकडेट में एग्रीमेंट बना लाए कि उन्होंने कहा साहब हमारा एग्रीमेंट तो 4 साल पहले हो गया था, स्टैम्प पेपर भी लोगों के पास इधर उधर से मैनेज लोग कर लेते हैं, अब तो खैर ऑनलाइन हो गया, लेकिन यूपी से खरीद लेते हैं लोग। तो उस केस में जो फाइनेंस एक्ट 2016 था, उसने ये राइडर लगा दिया कि ये तभी माना जाएगा जब आपको एट द डेट ऑफ द एग्रीमेंट या उससे पहले आपको कोई अमाउंट जो है वो चेक के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के थ्रू मिल गया हो। विजय जी, ये इसमें एक राइडर है, ये ब्लैंकेट बेनिफिट असेसी को नहीं दिया गया है। यहाँ पे यदि उसको कोई भी टोकन मनी या तो डेट ऑफ एग्रीमेंट पे मिल गया हो या उसके डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले मिला हो, तभी जो है उसको जो सर्कल रेट है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला माना जाएगा, अदरवाइज उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। Amit ji, one point is that if the circle rate is very much higher than the actual market value, can the assessee approach to the revenue department to reduce the stamp duty so that there is no dispute in the income tax department as well in the future? सर, तरीका यही है मेरे हिसाब से। तो जब भी instead of approaching to the department valuation officer, we should approach to the local state government who is charging the stamp duty, that please survey and order the authority to reduce the stamp duty. यस सर, बिल्कुल कर सकता है। उससे उसको ये बेनिफिट है कि एक तो उसको इनकम टैक्स में भी टैक्स कम लगेगा उसका, और दूसरा उसका सर्कल रेट भी तो कम होगा ना। Yes, yes. सर्कल रेट से जो उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी है उसमें भी बेनिफिट मिलता है।
लेकिन Yes, मैं आप ही को बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि if there is any situation and if the assessee wants to go to the state government, then it should simultaneously go to the AO also. कि साहब मैं ये प्रॉपर्टी सेल करने जा रहा हूँ और ये इसका जो है स्टैम्प वैल्यूएशन जो है वो ज्यादा है, और साथ के साथ एओ साहब को भी ये लिखा जाए कि मैंने उनको रेफर किया हुआ है और मैंने उनको चिट्ठी लिखी हुई है, तो यू मे आल्सो कोऑर्डिनेट विद देम सो दैट कि एट द टाइम ऑफ माय असेसमेंट एओ साहब तो ये भी नहीं कहेंगे साहब मैं इस बात को नहीं मानता, कानून में ये नहीं लिखा कि उन्होंने रिड्यूस कर दी तो मैं भी रिड्यूस कर दूंगा, yes. क्योंकि दे हैव ए नंबर ऑफ द पॉइंट इन देयर बकेट टू से नाउ No, this but I think there is not a circle, there is a registry value. yes sir Huh. yes, In that case, dispute is completely resolved. yes, yeah. In that case, our case will be very strong. Yes. If the state authorities gives the decision in our favor. लेकिन state government देती नहीं है, क्योंकि यदि state government ने एक में दे दिया, तो ये precedent बन जाता है. तो मतलब it I will think be there was a case in Delhi High Court before 4 to 5 years, in my opinion. That Delhi High Court ordered the Revenue Department to consider this application. विजय जी, लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं ना, यदि लोग जाना शुरू करें. Rarely, and the government department is the government department, whether it is of Delhi or it is of Chennai. लोगों की प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, the people are not able to sell their property, so they do not want themselves to get into a new trouble, because if they will go into this tunnel, then they will not able to come out from that. Even Delhi government has reduced 20% stamp duty, but till now, no notification. Yes. Is They will not do. Yes, they will not do. Now, the other point comes that this change was brought by the Finance Act 2016, that when the date of agreement and the date of registration of the sale deed is different, then you have to take the value at the date of the agreement. But in some cases, the question arose that what will happen to the earlier transfers which have held before 2016. Now, my another question to the participants is that suppose किसी का कोई पुराना मैटर था, तो क्या ये अमेंडमेंट उस पे भी लागू होगी या नहीं होगी, क्या वो इसका बेनिफिट ले सकता है? If any participant wants to answer this query, yes, one answer has come very frequent. This answer is very true, because it is there is a circular of the CBDT and various cases also, that if any amendment comes and it is for the removal of undue hardship to the assessee or to remove an apparent incongruity, such an amendment has to be treated as effective from the date on which the law containing such an undue hardship or was introduced. कहने का मतलब ये है कि यदि कोई ऐसा कानून लाया जाता है कि जिस कानून के का मकसद ये होता है कि किसी असेसी की हार्डशिप को रिमूव करना है, तो वो कानून जो है वो उस डेट से एप्लीकेबल होगा जिस डेट से एक्चुअल सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट में लाया गया. तो ये पुराने केसेस पे, हालांकि ये अमेंडमेंट 2016 में लाई गई, लेकिन ये उन एग्रीमेंट्स पे भी लागू होगी जो एग्रीमेंट 2016 से पहले हुए. फ्रेंड्स, फिर उसके बाद 2018 में सेक्शन 50C के अंदर जो अमेंडमेंट की गई, वो असेसी को एक बड़ा एक जैसे कहते हैं कि टॉफी पकड़ाने के लिए, कि ये कहा गया कि यदि असेसी अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है और सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यूएशन में 5% से ज्यादा का फर्क नहीं होता, तो ये सेक्शन 50C जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा. बाद में थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा, यूज एंड ट्राई हुआ, तो फाइनेंस एक्ट 2020 में ये जो 5% था इसको बढ़ा करके 10% कर दिया गया. कहने का मतलब ये 20 कर दिया गया for 6 months. वो तो खाली क्या कहते हैं हमारे केजरीवाल साहब ने किया, और आज जैसा कि आपने बताया बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने भी कर दिया ना सर. वो मेरे ख्याल से कुछ जो 20% किया है वो बिल्डर्स वगैरह के लिए कुछ स्पेसिफिक. Okay. Now, sir, my next point is that when this section 50C was introduced, there was one writ petition in the Madras High Court regarding the
checking of the constitutional validity of this Section 50C, and the Madras High Court dismissed the writ petition by saying that Section 50C is constitutionally valid. Another case also came. The name of the case was Bhatia Nagar Premises Cooperative Society Limited versus Union of India. In this case also, the Bombay High Court said that Section 50C is constitutionally valid. Now, one question which was asked by one participant, that whether the devaluation report is binding on the assessing officer. On this case, one very important case is there. The name of the case is CIT versus DR Indra Sarup Bhatnagar, 2012, 349 ITR, page number 240. In this case, the sale consideration was 51,75,000. The stamp valuation was 1 crore 38 lakh, and the assessee asked the assessing officers to refer to the DVO, and the DVO gave its report, the valuation report, at 58,50,000. But the assessing officer didn't accept the valuation report and did the assessment by taking the sale consideration at the stamp duty, that is 1 crore 38 lakh. And but in this case, the Allahabad High Court says that कि जब डिवैल्यूएशन डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो वो असेसिंग ऑफिसर के लिए बाध्य है, और असेसिंग ऑफिसर को वो रिपोर्ट जो है वो कंसीडर करनी पड़ेगी, और जो केस जो है वो एसएससी के फेवर में डिसाइड किया गया. नाउ फ्रेंड्स, द अनदर पॉइंट इज दैट the legal fiction under Section 50C is rebutable on the concept of natural justice. कहने का तात्पर्य ये है कि सेक्शन 50C के अंदर जो ये बात कही गई कि सेल कंसिडरेशन को स्टैम्प वैल्यूएशन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है. यदि एसएससी ये प्रूव कर पाता है कि मेरी प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं है, तो वो इसको चैलेंज कर सकता है. इसीलिए डीवीओ का वाला कंसेप्ट जो है वो एक्ट के अंदर लाया गया. द फेयर असेसमेंट प्रोसीजर अंडर द स्कीम ऑफ असेसमेंट in the income tax requires that the principles of natural justice should be followed while making any additions, and the same cannot be denied by presumptive provisions such as Section 50C of the Act and several other provisions of the scheme of the Act. Meaning thereby that whenever the assessing officer wants to apply Section 50C on the assessee, then the concept of natural justice says that the assessee should be given an opportunity of being heard. Section 50C creates presumption that any difference between the guideline value and the sale consideration is a deemed consideration. However, any presumptions about attempt to evade tax are rebutable, and opportunity must be given to the assessee to show cause that such presumption drawn is incorrect. कहने का मतलब है कि यदि सेक्शन 50C जब डिपार्टमेंट लगाता है तो ये मानता है कि कुछ और पैसा कैश में एक्सचेंज हुआ होगा. तो जब आप एसएससी पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने कोई और पैसा दिया होगा, तो आप एसएससी को ये मौका दें अपनी बात कहने का कि मैंने ये कैश में ट्रांजैक्शन नहीं की होगी. तो दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट यू कैन नॉट गो ब्लाइंडली in applying Section 50C because it is very painful for the honest taxpayer in some cases. मेरे पास एक लाइव मैटर आया था. हरिद्वार में एक प्रॉपर्टी थी जहां पे किसी की बहुत बड़ी लैंड थी जिसका जो सर्कल रेट था वो 20 करोड़ का था, और उनकी उस प्रॉपर्टी का उनको एक्चुअल में खाली 2 करोड़ रुपए मिल रहा था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लोगों ने प्रॉपर्टी को जब्त किया हुआ था, वहां पे कब्जा किया हुआ था. तो बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्टीज कि whether the property will be referred to the DVO, then his report will come, then assessing officer नहीं मानेगा, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि उस प्रॉपर्टी को उन्होंने फ्री में छोड़ दिया. क्योंकि यदि वो उसको बेचते तो विजय जी 18 करोड़ पे उनको 20% देना पड़ता, जो कि 3 करोड़ 60 लाख आ रहा था, और उनको कंसिडरेशन मिल रही थी 2 करोड़ रुपए और 5 या 6 भाइयों की प्रॉपर्टी थी. तो आप सोचें कि कितना ड्रैकुलन लॉ है
कितना खतरनाक कानून है। यही तो विडंबना है। यही विडंबना है विजय जी, यही विडंबना है। तो इसी उसमें एक केस है मैसर्स जगन्नाथ Sailaja Chitta versus ITO 2019 Madras High Court. In this says the court says that you cannot decide the case without meeting the objections of the assessee. The presumption under section 50C subsection 1, even though rebutable in law, was never allowed to be rebutted by the assessee at all. कोर्ट ने अपनी बड़ी पेन दिखाते हुए कहा कि ये रेबिटेबल है, और लेकिन असेसी को जो है आप ये लोग मौका नहीं देते कि वो इसको माने। कोर्ट ने एक और बड़ी बढ़िया लाइन कही, गाइडेंस वैल्यू एज पर सेक्शन 50C सबसेक्शन 1 वाज टेकन एज ए गॉस्पेल ट्रूथ अगेंस्ट द डिस्क्लोज्ड एंड डिक्लेयर्ड वैल्यू ऑफ द सेल बाय द असेसी, दिस इज नॉट परमिटेड इन लॉ। कोर्ट ने कहा कि जो वैल्यूएशन स्टैम्प वैल्यूएशन है आप इसको सच मान लेते हो, ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप असेसी के साथ अन्याय करते हैं। यदि आपको सेक्शन 50C की वैल्यू लेनी है तो आप सबसे पहले असेसी को जो है एक मौका दे अपनी बात कहने का। It cannot be taken as a standard measure, and the differences of personal factors such as sale in the distress for meeting financial emergency, sale to the related parties, and a host of such other factors cannot be ignored, as in Income Tax Act the concept of levy of tax on real income exists. हमारा सेक्शन 4 है जो कहता है कि आप रियल इनकम पे टैक्स ले सकते हो, यदि इनकम हो ही नहीं है तो आप उस पे टैक्स नहीं ले सकते। तो सेक्शन 50C जो है वो एक क्लासिक एग्जांपल है जो कि रियल इनकम कंसेप्ट की मर्यादा को तोड़ता है। तो कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्ट कहा कि ओनली द टैक्सेस शुड बी गिवन ऑन द रियल इनकम, द रियल सेल कंसिडरेशन शुड बी टेकन बाय द असेसिंग ऑफिसर। देयरफॉर कैपिटल गेन्स टैक्स can also be levied on real capital gain and not on the presumptive capital gains. The need to determine a fair market value upon a fact finding exercise is a sine qua non. कहने का मतलब ये है कि आपको यदि एसएससी आपके पास आता है और ये कहता है कि ये मेरी स्टैम्प वैल्यूएशन मेरी एक्चुअल सेल वैल्यू नहीं है, तो आपको सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना है, आपको पर्सनल फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है, आपने एसएससी की फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को भी कंसीडर करना है, आपने ये भी देखना है कि वो अपने सगे संबंधी को तो इन्होंने बेच रहा। कई बार ऐसा होता है कि एक प्रॉपर्टी मेरी मार्केट में 1 करोड़ की बिक रही है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे भाई रहता है, मैंने उसी को बेचनी है, तो कहता है भाई कुछ तो रियायत कर दे। तो इसका मतलब है कि वो भाई को भी रियायत नहीं करेगा, मतलब उसको सेल कंसिडरेशन कम मिल रही है लेकिन एक्चुअल गवर्नमेंट को पैसा पूरे पे चाहिए। सो दिस इज वेरी पेनफुल। इट वुड बी एन इंसल्ट टू द ऑनेस्ट पेयर to adopt an assumed higher market value to impose capital gains without allowing him or her an opportunity to rebut even the legal presumption under section 50C subsection 1, even though law itself provides for a further fact finding exercise to be undertaken by reference to DVO under section 50C subsection 2 and thereupon meeting the objections of the assessee. ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो असेसी के जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं जो वो उनको पॉइंट वाइज पॉइंट जो है वो डिस्पोज ऑफ करे सेक्शन 50C की स्टैम्प वैल्यूएशन को लेने से पहले। इन दिस इरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस इज CIT वर्सेस खूबसूरत रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 2012. This is the case of the Delhi High Court. In this case, the Delhi High Court said that the expression provision of section 50C enabling the revenue to treat the value declared by an assessee for payment of stamp duty ipso facto cannot be a legitimate ground for concluding that there was undervaluation in the acquisition of immovable property. कहने का मतलब ये है कि सपोज करो किसी आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची, उस प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 50 लाख रुपए था, लेकिन उसने वो प्रॉपर्टी 30 लाख में बेची, तो इसका मतलब ये नहीं निकाला जा सकता कि जो बायर है, इस केस में बायर के ऊपर भी डिपार्टमेंट ने जो डिफरेंस वैल्यू थी उस पर टैक्स ले दिया था। तो उसने ये कहा कि ये खाली सेक्शन 50 से इसलिए लाया गया है कि फॉर द सेक ऑफ administrative convenience that we are taking this value, but you cannot substitute this value and you cannot take it as a value that actually the purchaser has paid that value. कि आप ये नहीं मान सकते कि यदि सेल कंसिडरेशन ठीक है, आपने सेलर के केस में 30 लाख की जगह 50 लाख ले लिया, लेकिन आप ये नहीं मान सकते कि यही वैल्यू जो है वो बायर ने भी दिया होगा।
Section 50C of the Act is a rule of evidence in assessing the value of the property for calculating the capital gain. The deeming provision under Section 50C, subsection 1 of the Act is reputable. The compulsion of such higher value is the mandate of the Stamp Act and provisions which levy stamp duty at predetermined or notified dates. कोर्ट ने कहा कि ये जो स्टैंप एक्ट के अंदर ये लाया गया था ताकि जो है स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर तरीके से ली जाए, ये आप इसको ब्लैंकेट जो है वो इनकम टैक्स पे नहीं एप्लीकेबल कर सकते कि ये कहने के लिए कि इतनी ही सेल कंसिडरेशन जो है वो असेसी को रिसीव हुई होगी. The court further said that the object of the valuation by the stamp valuation authority is to secure revenue on such sale and not to determine the true, correct and fair market value on which it may be purchased by a willing purchaser, subject to and taking into consideration its situation, condition and other attributes such as its occupation by tenant, any charge or legal encumbrances. कहने का तात्पर्य ये हुआ कि यदि किसी आदमी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की खरीदी और उसका सर्कल रेट 50 लाख रुपए तो है, तो आप सेक्शन 50C में ये बात नहीं कह सकते कि उसने 20 लाख रुपए अनअकाउंटेड मनी से ये प्रॉपर्टी खरीदी होगी और 20 लाख रुपए के उसके इनकम में ऐड नहीं कर सकते. विजय जी, आई थिंक आई एम क्लियर ऑन दिस मैटर. Yes, yes, yes. Now, on the same point, which on the reputability of Section 50C, the another case is Ravikant versus ITO 2007 110 TTJ 297 Delhi ITAT. In this case, the ITAT said that the circle rates which are adopted are uniform rate of land for an entire locality, which generally disregards peculiar features of a particular property, as even in a particular area on account of location factors and possibilities of commercial use, there can be wide variations in the price of land. However, circle rate disregards all these factors and adopt a uniform rate for all the properties in that particular area. If the circle rate fixed by the stamp valuation authorities was to be adopted in all the situations, there was no need of reference to the DVO under Section 50C, subsection 2. बहुत बढ़िया बात दिल्ली ITAT ने कही कि जो सर्कल रेट है वो पूरी लोकेलिटी के लिए एक होता है, लेकिन हर प्रॉपर्टी अलग होती है, उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है, उसके आगे घर के आगे पार्क है या डिपेंड करता है, कोई उसके आगे मॉल है या डिपेंड करता है, लेकिन आप ये ब्लैंकेट नहीं लगा सकते. और यदि सरकार की ऐसी नियत रही होती तो डीवीओ को रखने का भी कंसेप्ट नहीं रहा होता. यदि डीवीओ को रखने का कंसेप्ट है तो ये कंसेप्ट है कि यदि किसी केस में एसएससी को जेन्युइन परेशानी है तो वो एओ साहब को कह सकता है कि आप मेरा मैटर जो है वो डीवीओ को रेफर करें. The ITAT also said that DVO valuation required to compare the same with the valuation by the stamp valuation authority will render exercise under Section 50C, subsection 2 a meaningless ritual and empty formality. इस केस में ये हुआ था कि जो डीवीओ साहब को रेफर किया उन्होंने भी रिपोर्ट बना के दे दी कि साहब ये सर्कल रेट के हिसाब से ही होना चाहिए और सर्कल रेट जो है, तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा ही करना था तो डीवीओ को हमने खाली कोई रिचुअल पूरा करने के लिए थोड़ी रखा हुआ है. उसका मकसद ये है कि आप हर केस के अंदर जो वैल्यूएशन है वो प्रॉपर निकालें यदि एसएससी जो है वो ऐसी डिमांड करता है. Now, Section 50C is a legal fiction which cannot be further extended. This point says that when the purchaser is purchasing the property, then you cannot say that the purchaser must have paid some amount in cash when the stamp valuation is more and the purchase consideration is less. So, legal fiction cannot be extended. Section 50 is only applicable to the seller. You cannot apply Section 50C to the buyer. This is a well-settled law. You cannot make the addition of Section 50C in the hands of the buyer. You cannot make the addition in the hands of the buyer in the name of Section 50C. That is very important. Another point is that Section 50C cannot be applied to stock in trade. If my property is
lying in the balance sheet as in stock in trade, then section 50C cannot be applied in this, because now for the properties which are in stock in trade, different section applies. Now, the most important part of this seminar is that section 50C के अंदर ये मान लिया जाता है कि सेल कंसिडरेशन जो है वो स्टैम्प वैल्यूएशन होगी। तो क्या डिपार्टमेंट इस डीमिंग फैक्शन को क्या सेक्शन 54 के लिए भी अप्लाई कर सकता है? विजय जी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि सपोज करो मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची जिसका सर्कल रेट 1 करोड़ रुपए था, Yes. और मैंने वो प्रॉपर्टी 50 लाख में बेची। अब ठीक है, डिपार्टमेंट ने मुझसे, अब मुझे सेक्शन 54F के अंदर अपनी एग्जम्पशन लेनी है, तो जो मुझे कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी होती थी वो 50 के हिसाब से करनी होगी या 1 करोड़ के हिसाब से करनी होगी? 1 करोड़ के हिसाब से। हाँ, ये हम लोग मान लेते हैं, लेकिन सेक्शन 50 इज ए डीमिंग प्रोविजन। द डीमिंग प्रोविजन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। कैसे संभव है? किसी आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी एक्चुअल में 50 लाख के लिए बेची और जो उसका सर्कल रेट है वो 1 करोड़ रुपए है, तो हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब यू आर ट्राइंग टू इम्पोज ए कंडीशन ऑन द असेसी विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। जब उसको 1 करोड़ रुपए मिले ही नहीं तो सेक्शन 54F की एग्जम्पशन लेने कैसे ले सकता है? तो a number of the judicial decisions are there, I will discuss in my further deliberation, which says that section 50C will not be extended for the section 54F. For making the investment, for availing the benefit of section 54F, the section 50C will not be extended. So यदि कानून ने हमारे ऊपर 50C का अत्याचार कर भी दिया है और हम अपनी 54F की उसमें जा रहे हैं, तो हम अपनी जितनी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन जो हमने किया, हमको मिला है, हमको उसी को इन्वेस्ट करना होगा सेक्शन 54 का बेनिफिट लेने के लिए। हालांकि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि एसेसी जो है वो सर्कल रेट इज 20 लाख एंड द सेल कंसिडरेशन इज 15 लाख और एंड लेट्स से कैपिटल गेन इज आल्सो 15 लाख, then assessee cannot invest 20 lakh and take the benefit of 20 lakh. Pardon Vijay ji, your voice has broken. 15 लाख रुपए की सेल्स कंसिडरेशन है, रजिस्ट्री वैल्यू 20 लाख रुपीस की है, so as per 50C your sale consideration is 20 lakh, means we have to pay tax according to 20 lakh. Yes, yes. So in future में वो टैक्स लिटिगेशन से बचने के लिए क्या वो 20 लाख इन्वेस्ट करके 20 लाख का बेनिफिट लेके और अपने वो बेनिफिट टैक्सेशन लिटिगेशन से बच सकता है क्या? हाँ, वो तो कोई बात ही नहीं है ना विजय जी। आप तो 20 लाख कर दिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। Okay. हमारे लिए तो जो सबसे बड़ी तकलीफ की बात है वो ये है कि यहाँ पे जेन्युइन केस है। ये जेन्युइन केस की, हाँ। तो यहाँ पे जेन्युइन केस है, उस केस में जिसको पैसे ही नहीं मिले तो फिर वो क्या करेगा? तो वो तो फिर वो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता ना। तो यदि कोई 20 कर सकता है फिर तो कोई बात ही नहीं है। सो फॉर दिस द वन इम्पोर्टेंट केस इज देयर, ज्ञानचंद बत्रा वर्सेस ITO 2010 6 ITR. In this case the ITAT said that in explanation to section 54F subsection 1, it is mentioned that net consideration means the full value of consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset as reduced by any expenditure incurred wholly and exclusively in connection with such transfer. यदि हम section 54F subsection 1 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस, तो वहां तो ये नहीं लिखा ना कि 50C वैल्यू वाली लानी है। तो सेक्शन 54F भी जो है वो एसएससी को क्लियर बेनिफिट देता है वहां पे, क्योंकि यदि सरकार की ऐसी मंशा होती कि वो एसएससी से पूरा स्टैम्प वैल्यूएशन को ही इन्वेस्ट करवाना चाहते तो वो सेक्शन 54F को भी चेंज करते। तो सेक्शन 54F में तो अभी भी नेट कंसिडरेशन वर्ड ही आ रहा है। It is clearly mentioned in section 54F subsection 4 that there is net consideration is to be invested. It is not necessary that the new asset should got registered before filing of the return. The requirement of the law is that net consideration is required to be appropriated towards the purchase of the new asset.
सेक्शन 54 के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि एसएससी ने अपना प्रॉपर्टी बेची और 54 के अंदर यदि उसको एग्जामिशन लेनी है, तो कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो नई प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने उसके लिए पेमेंट कर दी, लेकिन मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई। तो आईटीएटी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नेट कंसिडरेशन जो है वो इन्वेस्ट करनी थी, वो मकसद पूरा हो गया। तो कई बार एओ साहब को यही चिढ़ मच जाए कि साहब आपने तो रजिस्ट्री की वैल्यू लेके आओ। तो आपने यदि रजिस्ट्री नहीं भी की है तो आपको 54F का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 50C इज फॉर स्पेसिफिक असेट एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48। तो उसमें ये कहा कि भाई ये खाली 50C जो है वो 48 के लिए है, इसको और बाकी चीजों पे जो है वो आप लोग अप्लाई ना करें। In this context, the next important case is Golu Maha Devappa versus ITO 2011 128 ITD 503 2010 Bangalore. In this case, the court said that for the purpose of getting benefit under section 54F, the assessee cannot be expected to invest more than actual amount of capital gains accrued to him on the basis of the sale consideration as per instrument of transfer. So in this case also, there was a clear message from the court that you have to invest only the net consideration. One more case was in the favor of the assessee. The name of the case is Sunil Miglani versus DCIT Ghaziabad 2010 ITAT Delhi on the same point, where the court said that you have to invest only the net consideration. Vijay, I am audible, I think. Yes, yes. Okay. Now the next case is that is Shrimati Kalwa Uma Devi versus ITO Vishakhapatnam 2018. In this case also the court said that the net consideration is full value of consideration received or accrued as a result of transfer, but not the deemed consideration as defined in section 50C of the Act. तो यदि 54F के अंदर भी उनको पूरी वैल्यू लेनी होती तो उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा होता, लेकिन हमारा 54F में नेट कंसिडरेशन वर्ड है, तो इट इज मोर और लेस क्लियर दैट इफ यू इन्वेस्ट ओनली द नेट कंसिडरेशन देन यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 54। जनरली डिपार्टमेंट का कहना ये होता है कि साहब यदि एसएससी जो है वो स्टैम्प वैल्यूएशन वैल्यू को ही इन्वेस्ट नहीं करेगा तो सेक्शन 50C लाने का मकसद खत्म हो जाएगा। ये जनरली डिपार्टमेंट की दलील रहती है, लेकिन ये दलील वैलिड नहीं है, क्योंकि जब एसएससी के पास उतने पैसे ही नहीं है तो हाउ एसएससी कैन इन्वेस्ट दैट मनी? यू कैन नॉट expect the assessee to perform the impossible. Section 50C would apply to a seller only and not the purchaser. This point I have covered. In this one important case is there, CIT versus Surgeon Realities Limited 2013. Amit ji, कुछ participants की queries है कि can we get the list of cases? Definitely you will get the list of cases. And one more thing, you will get this video access from our YouTube channel. It is currently live at the YouTube channel, so don't worry about this. And we will also share the list of cases regarding the section 50C. Amit ji, please continue. Yes sir. In one case, CIT versus Surgeon Realities Limited 2013, the court said that such deeming fiction, however, is applicable only in case of a seller for the purpose of section 48 of the Act. So all these cases will help us in dealing those cases in which the department has made the addition under section 50C in the case of the purchaser. Now, one more important case is there, Gayatri Enterprises versus ITO 2019, Gujarat High Court. In this case, the court said that it is a settled law that section 50C will apply to the seller of the property and not to the purchaser of the property. Section 50C of the Act does not seem to have been invoked by the authority below for the purpose of adding the income under section 69B of the Act. तो ITO साहब को कई बार ऐसा होता है, जब हम असेसमेंट करा रहे होते हैं, हम कहते हैं साहब आप सेक्शन 50C में मेरी एडिशन नहीं कर सकते, वो कहते हैं सेक्शन 15C में नहीं कर सकता तो 69B में कर सकता हूँ। तो ये भी बिल्कुल क्लियर है कि जो एओ साहब है वो सेक्शन 69 की जो फैमिली है उसके अंदर भी हमारा सेक्शन 50C में एडिशन नहीं कर सकते, जब तक कि असेसिंग ऑफिसर
अपने ऑर्डर में ये साबित नहीं कर देते कि एसएससी ने ओवर एंड अबव सेल कंसिडरेशन जो है वो सेलर को दी है, जब तक ना तो सेक्शन 69, 69A, 69B या सेक्शन 50C जो है वो उसके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। परचेजर के हैंड में एडिशन करने के लिए आपको ये साबित करना है। आप वो वाला सेक्शन छोड़ दें जो सेक्शन 56 है, उसके अंदर तो ये उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली ला दिया है कि यदि कोई आदमी प्रॉपर्टी परचेज करता है और उसका जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट जो है वो एक्चुअल कंसिडरेशन से ज्यादा है, तो डिफरेंस जो है वो उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लाएगा। ये वाला जो पॉइंट था वो सेक्शन 56 के लाने से पहले था। Amit, do you think the assessing officer follows the all laws in favor of the assessee? I think, in my opinion, assessing officer को जो करना होता है, he do that. Even if he right or wrong, we can take the benefit of appellate authority only. नहीं सर, ऐसा नहीं है विजय जी। ये बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि ये बात कहते ही आप मेरी दुखती रग पे हाथ रख देते हैं। क्योंकि यदि सपोज करो कि असेसिंग ऑफिसर मुझे 6 साल के लिए लिटिगेशन में भेजता है, तो हमारे पास भी अपने अधिकार हैं कि हम उसको भेज सकते हैं। हम अपनी चिट्ठियों के अंदर जो लिखते हैं वो इतनी पोलाइट लिखते हैं, सर 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 करके लिखते हैं, क्योंकि हम कानून नहीं जानते। यदि आप 2-4 चिट्ठियों में ये लिख देंगे कि आप कानून की मर्यादा नहीं करेंगे, अपनी कोर्ट्स के डिसीजन, हम अपने रिप्लाईज में कोर्ट के डिसीजन का हवाला ही नहीं देते कभी, और उसको 2-4 जगह ये लिख दो कि यदि आपने कोर्ट्स की मर्यादा को नहीं माना तो आपके ऊपर भी कंटेम्प्ट लग सकता है। तो एक बार कलम चलाते हुए असेसिंग ऑफिसर भी सोचेगा, क्योंकि हम I think I have followed this your concept in my 2 cases in the financial year 1920, and I have complained to the additional CIT and CIT as per your advice that you are doing Yes, sir. beyond your authority, and simply on the basis of Yes, complaint sir. they Yes, close sir. my तो case. कम से कम यस सर। सर, क्योंकि जब तक हम अपनी बात को कहेंगे नहीं, जब तक डिपार्टमेंट कैसे मानेगा? उसको ये बताना तो है कि हमें भी कानून पता है। खाली हम अपने एक बहुत साइक्लो स्टाइल रिप्लाईज होते हैं उनको देते हैं। हमें अपने रिप्लाई में ऐसा होना चाहिए कि ताकि, और उसका एक बेनिफिट और ये भी होता है कि यदि हम अपने रिप्लाई एओ साहब के पास अच्छे देंगे तो एटलीस्ट सीआईटी अपील और आईटीएटी में या कोर्ट्स में आगे जाके भी वो ये कहेंगे कि एसएससी ये बात पहले ही कह चुका है। यदि आज मेरे ऊपर ब्लाइंडली सेक्शन 50C परचेजर पे लगा दिया, तो एक बार ऊपर जाके कहते हैं कि यार कम से कम ये बात आप अपने जवाबों में तो लिखते ना। तो हम अपनी बात ही नहीं कहते। वो बात ठीक है कि जो लॉ का पॉइंट होता है, देयर इज अ लॉ दैट यू कैन रेज द पॉइंट ऑफ लॉ एट एनी टाइम बिफोर द हायर अथॉरिटीज। सपोज करो मैंने कोई फैक्ट छोड़ दिया, मैंने कोई एविडेंस नहीं दिया, तो मुझे सीआईटी अपील के पास एविडेंस देने के लिए मुझे एक एप्लीकेशन अलग से लगानी पड़ती है। फिर सीआईटी अपील साहब जो है वो एओ से रिमांड रिपोर्ट मांगते हैं या कहते हैं कि इसके ऊपर अपने कमेंट्स दो। लेकिन जो लॉ का पॉइंट होता है, जहाँ पे आप कानून की बात करते हैं, सपोज करो आपको एओ की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करना है, तो आप उस जुरिस्डिक्शन को कभी भी चैलेंज कर सकते हैं। आप ये कहते हैं रीजन टू बिलीव नहीं है, तो रीजन टू बिलीव आप सीआईटी अपील पे भी कह सकते हैं, आईटीएटी पे भी कह सकते हैं, चाहे आपने एओ को कहा हो या ना कहा हो, जुरिस्डिक्शन कभी भी चैलेंज की जा सकती है। Now in this case which I was discussing, Gayatri Enterprises versus ITO 2019 Gujarat High Court, in this case the court said that section 69B of the act does not permit an inference to be drawn from the circumstances surrounding the transaction that the purchaser of the property must have paid more than what was actually recorded in his books of accounts, for the simple reason that such an inference could be very subjective and could involve the dangerous consequences of a notional or fictional income being brought to the tax contrary to the strict provisions of Article 265 of the Constitution of India, which must be taxes on income other than agriculture income. यही बात विजय जी मैंने कही, और इसी बात को कोर्ट ने इस केस में कहा कि यदि आप ब्लाइंडली सेक्शन 69B के अंदर 50C को लेकर एडिशन करते हो तो ये आर्टिकल 265 का उल्लंघन होगा। Now the next point in the discussion of section 50C comes that section 50C does not apply on the leasehold right. Since the language of the section 50 is very clear that it is applicable only for the land or building, but in some cases it happened that the assessing officer tried to invoke section 50C in the case of the transfer of leasehold rights. So in this point there are a number of the cases which says that section 50C cannot be applied in the case of
leasehold right because section 50C is applicable only for the transfer of land or building. कोर्ट का कहना था कि यदि स्टैट्यूट को लीगल लीजहोल्ड राइट या टेनेंसी राइट्स इसमें कवर करने होते तो स्टैट्यूट ने लिखा होता, वी कैन नॉट ऐड इनटू इट। आप लैंड और बिल्डिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो उसके अंदर लिख देंगे। So for the applicability of section 50C on leasehold right, there are some cases which now I'm discussing which are in the favor of the assessee. One case is CIT versus Messrs Greenfield Hotels and Estates Private Limited 2016 389 ITR. In this case the court said that since the revenue has not preferred any appeal against the decision of the tribunal in the case of Atul Puranik, thus it could be inferred that it has been accepted. As held in Apex Court in Union of India versus Satish P. Shah, 2000 Supreme Court has laid down the salutary principle that when the revenue has accepted the decision of the court tribunal on an issue of law and not challenge it in an appeal, then a subsequent decision following the earlier decision cannot be challenged. फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारा मैटर चल रहा है, पिछले साल का मैटर चल रहा है और उस साल के मैटर में हम अपील में जीत गए, सीआईटी अपील में, और डिपार्टमेंट जो है वो आईटीएटी नहीं गया, लेकिन फिर अगले साल में डिपार्टमेंट ने जो है हमारा एडिशन कर दिया। तो यदि डिपार्टमेंट आईटीएटी में चला गया होता फिर तो डिपार्टमेंट कहता साहब द मैटर हैज नॉट अटेन्ड द फाइनलिटी एज द डिपार्टमेंट हैज गॉन इनटू द अपील टू द आईटीएटी, so we have made the addition in the next year also. But when the department has not gone into the appeal, it means that the matter has attained the finality and the assessing officer cannot make the addition on that point in the subsequent year. The next case is Atul Ji Puranik versus ITO 2011 11 ITR 120 2011 132 ITD 499. In this case the court held that section 50C applies only to a capital asset being land or building or both. It cannot be made applicable to lease rights in a land, as the assessee transferred lease right for 60 years in the plot and not land itself. Deeming provision cannot be extended beyond the purpose for which it is enacted, meaning thereby that section 50C has been enacted only for the land and building. So you cannot apply section 50C for the leasehold rights. The next case is that Noida Cyber Park Private Limited versus ITO 2020 IT80 Delhi ITA number 165 Del 2020. In this case, Delhi IT80 said that the expression land or building in its coverage is quite distinct from the expression any right in land or building. शब्दों की लड़ाई है। IT80 ने कहा कि do not try to read between the words. There is land or building, so land or building. You have not to say that any right in land or building. The legislation in its wisdom has used the word expression land or building or both in section 50C subsection 1 and not the expression any right in land or building. दिल्ली ITAT ने इतना बढ़िया जजमेंट विजय जी दिया, उन्होंने कहा कि यदि कानून को ऐसी मंशा होती तो वो लिखते एनी राइट इन लैंड और बिल्डिंग। जब उन्होंने खाली लैंड और बिल्डिंग लिखा है तो आपको जो है वो लैंड और बिल्डिंग तक ही रिस्ट्रिक्ट रहना है, आपको जो है ये कानून एप्लीकेबल नहीं करना लीजहोल्ड राइट्स पर। नाउ द अदर केस कम्स व्हेन द लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज इन स्टॉक इन ट्रेड. In this respect, I have to say that section 43C has been introduced in the statute by Finance Act 2013 with effect from 1st April 2014, meaning thereby the same is applicable only for the assessment year 14-15 and not earlier. विजय जी, सेक्शन 50C जो है वो लैंड और बिल्डिंग पे था, जो कि हमारे बैलेंस शीट में कैपिटल एसेट्स में होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि बिल्डर्स के केस में स्टॉक इन ट्रेड के अंदर जो है लैंड एंड बिल्डिंग होता है, तो डिपार्टमेंट जो है वो उनके ऊपर भी 50C लगा रहा था और बहुत सारे जजमेंट्स थे कि आप स्टॉक इन ट्रेड पे 50C नहीं लगा सकते, तो इसीलिए क्वेश्चंस रिसीव्ड रिगार्डिंग दैट स्टॉक इन ट्रेड आल्सो. सर, once I will done, then I hope that all your matters will be covered. Definitely, sir. And if any question remains there, I will do that. So land and building stock in trade पे पहले applicable नहीं था section 50C, लेकिन बाद में क्योंकि डिपार्टमेंट को लगा कि यहाँ पे भी टैक्स की चोरी हो रही है,
इसलिए उन्होंने उसको भी कवर करने के लिए 43 CA जो है स्टॉक एंड ट्रेड को कवर करने के लिए डिपार्टमेंट ले आया। लेकिन सेक्शन 43 CA जो है वो पुराने केसेस पे एप्लीकेबल नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लाए थे। यदि आपका कोई 40 जहाँ पे डिपार्टमेंट ने 50C स्टॉक एंड ट्रेड पे लगा दिया है और वो 2014 से पहले का है तो वो डिपार्टमेंट नहीं लगा सकता। मतलब जो 43 CA लाया गया वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लाया गया, वो असेसमेंट ईयर 14-15 से लागू है। या लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड पे लागू नहीं होगा, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक केस है नीलकमल रियल्टर्स एंड इरेक्टर्स इंडिया, और इस केस में कोर्ट ने कहा इट इज सेल्फ एविडेंट फ्रॉम रीडिंग ऑफ सेक्शन 50C ऑफ द एक्ट दैट इट वुड नॉट हैव एनी एप्लीकेशन while determining profits and gains of business or profession, as its application is only limited to computation of income chargeable under the head capital gains, that is section 48 of the act. कितने बढ़िया कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सेक्शन, कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 50C के अंदर लिखा है कि ये खाली सेक्शन 48 के लिए सेल कंसिडरेशन को मानने के लिए है, तो आप इसको घसीट करके बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यदि आपने स्टॉक एंड ट्रेड पे लगा दिया तो सेक्शन 48 के बियॉन्ड चला जाएगा वो। तो इसीलिए जो है असेसमेंट ईयर 14-15 से पहले सेक्शन 50C जो है वो स्टॉक एंड ट्रेड पे नहीं लगाया जा सकता। इसी की सीरीज में जो एक और इम्पोर्टेंट केस है वो है CIT वर्सेस मैसर्स खान कंस्ट्रक्शन एंड कॉलोनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड 2012 इलाहाबाद हाई कोर्ट। In this case, the court said that Allahabad High Court said that observations of the tribunal that in the balance sheet also the land has been disclosed as stock in trade, and stock in trade has been excluded from the definition of capital asset is accepted, and also it is for the revenue to establish that the profit earned in a transaction is within the taxing provision and is on that account liable to be taxed as income. तो कोर्ट ने कहा कि यदि आपको सपोज करो टैक्स लेना है तो आपको ये प्रूव करना है कि डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना है कि ये टैक्सिंग प्रोविजन में है। जैसे एसएससी को यदि कोई एग्जम्पशन प्रूव लेनी होती है तो एसएससी को प्रूव करना होता है कि मैं इस एग्जम्पशन के लिए मान्य हूं। यदि डिपार्टमेंट को टैक्स लेना है तो उसको ये बताना है कि आप टैक्स जो है वो कानून की मर्यादा में ले रहे हैं। द अपील ऑफ द रेवेन्यू वाज डिसमिस्ड स्टेटिंग प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 50C आर नॉट एप्लीकेबल with respect of sale of land, as land was not capital asset but held as stock in trade. Now, in this, the next point comes when the capital asset is converted into stock in trade. Sometimes it is noted that when a capital asset gets converted into stock in trade, it ceases to be a capital asset, and hence the provisions of section 50C will not be applicable. It is to be further noted that section 50C starts with the wording where the net consideration received or accruing as a result of the transfer by an assessee of a capital asset. Therefore, as there is no consideration received or accruing when the capital asset is converted into stock in trade, the provisions of section 50C will not be applicable to such transfer. कहने का मतलब है कि यदि सपोज करो किसी कोई एसएससी था जिसके पास 2 मकान थे और उसने अब उसका प्लॉट बना करके या फ्लोर बना करके बेचने की तैयारी करी और उसने अपने प्रॉपर्टी को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर दिया। तो पॉइंट यहाँ पे है कि क्या जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या तभी सेक्शन 50C लग जाएगा? तो इस केस में ये कहा गया है कि सेक्शन 50C में ये कहा गया है कि यदि आपको कंसिडरेशन जब रिसीव होती है तब सेक्शन 50C लगेगा। स्टॉक इन ट्रेड जब ट्रांसफर करते हैं तब तो हमको कंसिडरेशन रिसीव होती ही नहीं है। तो जब आप स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे तो जब टैक्सेशन का मैटर आएगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ कन्वर्टिंग इनटू द स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 50C विल नॉट बी एप्लीकेबल। अदर पॉइंट कम्स सेक्शन 50C डज नॉट अप्लाई टू राइट्स। यदि किसी को सपोज करो कि मेरा किसी प्रॉपर्टी के अंदर राइट है लैंड और बिल्डिंग में किसी तरीके का, सपोज करो मैं किसी बिल्डिंग में बहुत सालों से किराए पे रह रहा हूँ और मेरा ये राइट हो गया कि मैं वो जब छोड़ के जाऊंगा तो मुझे जो है वो 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो क्या इस केस में सेक्शन 50C लग सकता है? तो बिल्कुल क्लियर है सेक्शन 50C की वर्डिंग में, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द लैंड और बिल्डिंग, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एनी राइट्स। For this, one important case is there Shrimati Soumya Sathan versus ITO, ITAT Bangalore,
In this case, the ITAT said that the scope of Section 50C is restricted by the legislature itself to these two type of capital assets only, that is land or building. Rule of strict interpretation should be there. We cannot insert the word rights into Section 50C. So the Section 50C is not applicable to the rights in land and building. One more important case is Voltas Limited versus ITO, Mumbai 2016 for the rights. One case is VS Chandrasekhar versus ACIT 2021 Karnataka. This is very important case. The Honorable Karnataka High Court held that from the pursuit of the provisions Section 2 subsection 47 and Section 50C, it is axiomatic that explanation 1 to Section 2 subsection 47 uses the term immovable property, whereas Section 50C uses the expression land instead of immovable property. It is pertinent to mention that whenever the legislature intended to expand the meaning of the land to include rights or interest in land, it has done so. कहने का तात्पर्य है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है. इमूवेबल प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं, लेकिन सेक्शन 50C में खाली लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है. तो कोर्ट ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि सेक्शन 50C खाली लैंड और बिल्डिंग पे एप्लीकेबल है. यदि लेजिस्लेचर की ये मंशा होती कि वो इसमें राइट्स भी इंक्लूड करना चाहते तो वो लिखते. एंड द फर्दर कोर्ट सेड दैट Section 35 subsection 1 clause A, Section 45 54G subsection 1, Section 54GA subsection 1, Section 269UA clause D and explanation to Section 155 5A. तो इन सब सेक्शंस के अंदर भी ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे जो असेट्स को डिफाइन किया गया है. तो यदि कोर्ट की लेजिस्लेचर की मंशा होती कि यहाँ पे भी राइट्स लिखना है तो उन्होंने लिखा होता. इसलिए हम राइट्स पे सेक्शन 50C जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते. द नेक्स्ट केस इज इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस श्री यासिन मौसा गॉडिल ITAT Ahmedabad. In this case also the ITAT said that it is a settled legal proposition that deeming provision can be applied only in respect of the situation specifically given and hence cannot go beyond the explicit mandate of the section. So Section 50C is only applicable to the land and building. Now on the same concept, Section 50C does not apply on the transfer of tenancy rights also. Vijay ji, this is not very important, so I am doing a little bit fast. So because yes, I do have some important topics. Okay, definitely. Okay. The next point we have already covered, that is stamp duty value as on the date of agreement to sell is to be considered. Now the next point comes, कई बार ऐसा होता है कि जो असेसी होता है वो अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बतौर जो है वो लेके आता है. तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या आप सेक्शन 50C को वहां लगा सकते हैं? विजय जी, माय क्वेश्चन टू द ऑडियंस इज दैट वेदर 50C कैन बी अप्लाइड टू द कैपिटल कंट्रीब्यूशन. Even the same question is asked by one of the participants, that a partner has introduced his property to the partnership firm at a value of 3 crores and his book value was 10 lakh. So as per section 45(3), can he take the benefit of section 54F by investing 3 crores? Yes, sir. Yes, sir. This question will be answered. So in this respect, one important case is there. Messrs Network Construction Company versus ACIT ITAT Mumbai, ITA number 2279/Mumbai/2017. In this case, it is held that the provisions of section 45(3) provides that when a person transfer his capital asset to a firm or a body of individual or to AOP by way of capital contribution for becoming a partner member therein, then the purposes of section 48 of the act, the amount recorded in the books of accounts of the assessee firm or AOP, the value of the capital asset shall be deemed to be full value of consideration received or accruing as a result of the transfer of capital asset. Section 45 subsection 3 ये कहता है कि यदि कोई
असेसी अपनी पार्टनरशिप फर्म में या एओपी में अपनी कोई लैंडर कैपिटल एसेट को इंट्रोड्यूस करता है, तो जिस वैल्यू पे वो असेट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है वही उसकी सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो क्यों विजय जी, इज इट क्लियर? तो बिल्कुल सेक्शन 45(3) और सेक्शन 50(c) अलग अलग सेक्शन है, Yes. दोनों एक दूसरे के दायरे में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो किसी और मकसद से लाया गया, सेक्शन 50(c) किसी और मकसद से लाया गया। जब एक असेसी अपनी पार्टनरशिप फर्म में अपने एसेट को कर रहा है तो उस पे सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 लगेगा, सेक्शन 50(c) नहीं लगेगा। एज द डीमिंग फिक्शन एन अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स देयरबाय द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 48। तो जो वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड की गई है वो उस वैल्यू पर क्या कहते हैं, वो वैल्यू मानी जाएगी, स्टैम्प वैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं आएगा। I am of the view that the provisions of section 50(c) of the act are not applicable in the instant case, and provisions of section 45 subsection 3 of the act will be applied. Now the point is that whether the legal fiction created by section 50(c) is limited to purposes of section 48 alone and does not display legal fiction created by section 69, 69A and 69B. विजय जी, डिपार्टमेंट को सेक्शन 68 बड़ा प्रिय है, क्योंकि जैसे ही सेक्शन 68 और 69 की ये फैमिली है, तो जो भी क्रेडिट्स आते थे उसको तो डिपार्टमेंट सेक्शन 68 में लपेट देता है, क्योंकि उसको सेक्शन 115 बीबीई में लेके जाना होता है 60% के टैक्स में। तो जहां क्रेडिट नहीं होता, जहां डेबिट होता है, वहां पे आंख बंद करके सेक्शन 69 और 69A B C D लगा देते हैं। तो बहुत सारे कोर्ट्स के ऐसे डिसीजन है जहां पे ये बात कही गई है कि आप सेक्शन 50(c) को बेस लेकर के ये नहीं मान सकते कि असेसी ने जो सर्कल रेट है और जो सेल कंसिडरेशन है उसके जो डिफरेंस है उसका कहीं इन्वेस्ट किया होगा। फॉर एग्जांपल, सपोज करो मैंने अपनी प्रॉपर्टी 50 लाख की 70 लाख में बेची, विजय जी ने प्रॉपर्टी खरीदी 70 लाख में, और असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेक्शन 56 में एडिशन नहीं किया, फॉर एग्जांपल, जो उसको करना चाहिए था, लेकिन उसने सेक्शन 69 में कर दिया। उसको 56 का ज्ञान नहीं था उस टाइम, या स्किप हो गया। तो प्रश्न ये उठता है, क्या असेसिंग ऑफिसर जो है वो सेक्शन 69 में विजय जी का 20 लाख रुपए का एडिशन कर सकता है? नहीं कर सकता। फॉर दिस section 69, 69A and 69B of the act create legal fiction by which unexplained investments etc are deemed to be income of the assessee. They place the burden on the assessee to satisfactorily explain the nature and source of investments. Deemed income may be income for the purposes of assessment, but that does not ipso facto mean that the deemed consideration is actually and physically available for investments. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपको जो सेक्शन 69, 69A और 69B है वो डीमिंग प्रोविजन है इनकम के रिस्पेक्ट में, और क्योंकि यहाँ पे विजय जी ने खर्चा कम किया है तो आप ये नहीं मान सकते कि जो खर्चा कम किया है वो उनकी इनकम है। फॉर दिस वन इंपॉर्टेंट केस इज देयर, प्रिंसिपल CIT वर्सेस धारमाजा इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 107 गुजरात। इस केस में असेसी ने 2 प्रॉपर्टी परचेज किया था। एक प्रॉपर्टी का 1 करोड़ 55 लाख की थी, दूसरी 1 करोड़ 35 लाख की थी, जिनका सर्कल रेट एक का 2.5 करोड़ से ज्यादा था और एक का 2 करोड़ से ज्यादा था। तो असेसिंग ऑफिसर ने जो डिफरेंस है वो सेक्शन 69B में ऐड कर दिया था। तो गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि 69B जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। यदि आप 69B लगाना चाहते हैं तो आपको ये साबित करना है कि असेसी के पास इतना पैसा था, उसने इतना पैसा जो है वो अनअकाउंटेड मनी जो है इन प्रॉपर्टीज को खरीदने में लगाया है। सेक्शन 50C का डीमिंग प्रोविजन लेकर के आप ये एज्यूम नहीं कर सकते कि इतना पैसा जो है वो असेसी ने खर्च किया होगा। नेक्स्ट केस इन दिस प्रिंसिपल CIT versus Messrs Bhoom Vijay Land and Finance Company 2020 Madhya Pradesh High Court. In this case also the court said that section 50C cannot be applied for making the addition under section 69. This is also very important case. The next case is Subhash Chand versus ACIT 2012 49 732 Chandigarh ITAT. In this case, the ITAT said that it cannot and does not mean that the said amount of consideration has been actually received by the assessee.
or actually paid by the transferee to him, so as to be available in his hands for investment or for meeting the expenses. Deemed consideration under section 50C for the computation of capital gain under section 48 is quite different from actual consideration or actual availability of money for the purpose of making investment or meeting the expenses. कोर्ट ने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया कि आप ठीक है, आप सेक्शन 50C लगा रहे हो और 50C पे आप सेल कंसिडरेशन पे टैक्स भी ले रहे हो, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक्चुअल में इतना पैसा रिसीव कर लिया होगा या परचेजर ने एक्चुअल में इतना पैसा दे दिया होगा, तो आप इसको हिडन इन्वेस्टमेंट मान करके सेक्शन 69B के अंदर जो है वो एडिशन नहीं कर सकते. Now I will discuss some cases in which the matter of the DVO comes. One, a proper opportunity is required to be provided to the assessee to raise objections before the assessing officer prior to the adoption of the stamp value and valuation as per DVO report. Non-provisioning of opportunity is violation of the principle of natural justice. जहाँ पे AO या DVO आपको पूरा मौका नहीं देता, तो वहाँ पे जो है वो ये नेचुरल जस्टिस के कानून के विरुद्ध है और आपको जो है वो AO जो है वो ऐसा एडिशन नहीं कर सकता बिना आपको आप सुनवाई का मौका दिए. Adoption of the DVO report without providing opportunity of being heard is also against the principles of natural justice. कहने का मतलब ये है कि यदि DVO साहब अपनी कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो DVO की भी ये जिम्मेदारी है कि वो असेसी को पहले लिखे कि आपको इस बारे में कुछ कहना है, मैं ये वैल्यू लेने जा रहा हूं, आपको इस बारे में कहना है, तो असेसी को पूरा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाना चाहिए. Mere applicability of section 50C will not prove escapement of income. ITO, one important case is in this regard, ITO versus Shri Haresh Chandra Agarwal HUF, ITA number 282, Agra 2013. In this case, the court said that all material evidences were available at the stage of the original assessment. इस केस में क्या हुआ, AO साहब ने एक असेसमेंट किया, जब असेसमेंट कर रहे थे तो उन्होंने सर्कल रेट का ध्यान नहीं दिया और जो असेसी ने सेल कंसिडरेशन ली थी उसी को लेकर के जो है वो असेसी की असेसमेंट कर दी. बाद में 2-3 साल बाद डिपार्टमेंट को ध्यान आया, अरे हमसे तो सेक्शन 50C जो है वो छूट गया, तो फिर असेसी को जो है सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया कि अब हम आपके ऊपर सेक्शन 50C लगाएंगे. तो इस केस में कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते. जब आपके पास असेसमेंट हो रही थी तो आपको सारे पेपर्स असेसी ने दिए और आपकी जिम्मेवारी तब थी जब असेसमेंट हो रही थी. अब खाली इस बेसिस पर कि आपसे 50C छूट गया तो यू कैन नॉट बी अलाउड टू प्ले द सेकेंड इनिंग्स एंड द एडिशन वाज डिलीटेड फॉर मेकिंग द रीअसेसमेंट proceedings. So this is very important because it may happen that the AO may skip section 50C and after some years they may go for section 50C, but this is not allowed. Section 50C can be invoked when there is a registration of transfer under the Registration Act and stamp duty is paid for the purposes of registering the sale. If the transfer by way of sale is not registered under Registration Act and no stamp duty is paid, then section 50 cannot be invoked. This is very important. Now, जो वाला पॉइंट था सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 का, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 इज ए कॉमन प्रोविजन, whereas the section 50C is a specific provision which overrides the provisions of section 45 subsection 3 if the sale deed is registered by the payment of stamp duty. But in the cases where such registration did not take place by payment of stamp duty, then that case would only be covered under section 45 subsection 3, and therefore value recorded by the firm in its book would only be the full value of the consideration for the purposes of computing capital gains. विजय जी, जब हम अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनरशिप बतौर में तो उसकी रजिस्ट्री करने नहीं जाते, पार्टनरशिप के नाम जनरली वो पार्टनर के नाम में चलती रहती है. तो वो ये कहना चाहता है कि सेक्शन 50C लगाने के लिए आपको रजिस्ट्री करनी जरूरी है, क्योंकि आपने रजिस्ट्री नहीं करी तो आप सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 में फॉल करते रहेंगे. So in that case we cannot take benefit of 54 as well, where we have introduced the capital into the firm, means
we have given our सर वो तो property ले to the सकते firm नहीं नहीं नहीं, वो तो and ले we want सकते to नहीं सर, वो तो ले सकते हैं ना, आपको yes कैपिटल गेन हुआ, हाँ उसमें तो Yes. कोई बात नहीं है ना। yes हाँ, सेक्शन 54F तो आपको यदि कोई भी कैपिटल गेन हुआ जो सेक्शन 54F मतलब जिसका आप ले सकते हो, तो आपके ऊपर 50C लगा या नहीं लगा या 45 सब सेक्शन 3 लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो तो आप ले ही सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, आई कम टू द पेनल्टी इन केस ऑफ सेक्शन 50C केसेस। तो डिपार्टमेंट की एक जैसे रिचुअल है, जैसे सपोज करो किसी की डेथ होती है तो उसकी तेनामी की जाती है, तो ऐसी एक डिपार्टमेंट में प्रचलन है कि जब भी असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं तो पेनल्टी जरूर चिपका देते हैं, चाहे वो एप्लीकेबल है या नहीं है। सेक्शन 50C इज ए डीमिंग प्रोविजन, जहां पे असेसी को कई बार खुद नहीं पता होता कि उसके ऊपर सर्कल रेट में किस मर्यादा से जाना है, कहाँ पे उसको वैल्यूएशन के लिए चिट्ठी देनी है, क्योंकि डिपार्टमेंट इतना टाइम लेता है। लेकिन जब भी डिपार्टमेंट सेक्शन 50C की एडिशन करता है तो डिपार्टमेंट जो है वो पेनल्टी इनिशिएट कर देता है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम। पहले कंसीलमेंट होता था, अब उसको अंडर रिपोर्टिंग वगैरह कर दिया, बेसिक कंसेप्ट से ही में। तो it is a well settled law through the various cases on the income tax that whenever the addition is made on the basis of the deeming provision of section 50C and the assessee is not involved in any tax evasion, that you cannot impose the penalty under section 50C. The valuation of the stamp valuation authority is not a conclusive evidence of receipt of the money by the assessee over and above what is recorded in the sale deed. सपोज करो असेसी ने स्टैंप वैल्यूएशन के बिहाफ पे आपको टैक्स दे दिया अपनी जान छुड़ाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि असेसी ने एक्चुअल में उतने पैसे रिसीव करे होंगे। तो आप पेनल्टी को उसमें ना लाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है विजय जी, जैसे कि आपने बताया कि वहां से तो हमको डीवीओ से कोई खास मदद मिलनी नहीं है, तो हम कहते हैं चलो यार ठीक है 10-20 लाख रुपए पे फालतू ठीक है टैक्स दे के अपनी जान छुड़ाएं। लेकिन फिर यदि डिपार्टमेंट उसमें पेनल्टी लगा देता है तो बड़ी तकलीफ होती है। तो वो ये बिल्कुल क्लियर है कि कोर्ट ने कहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इतना पैसा एक्चुअल में रिसीव कर लिया होगा। तो यू डू नॉट एक्सटेंड दिस प्रोविजंस फॉर इनिशिएटिंग द penalty also. One important case in this respect is Ravindra Anant Boskute versus ITO 2020, ITAT Pune. In this case, the ITAT said that there should be mens rea for imposing the penalty. So, since in this case there is no mens rea on the part of the assessee because he was very bona fidely selling his property and paying the taxes on the higher valuation, so you cannot say that you have some guilty mind or dirty mind and the department should initiate the penalty. In the conclusion, I have to say that the provisions of section 50C does not provide any remedial provisions where the genuine taxpayer in case of genuine transactions can reach to assessing officers and pre-informed him regarding the undervaluation of the property because of the various other factors. There should also be a mechanism under section 50C where the assessee can get the valuation done for getting the fair valuation of the property in the case where the market value is less than the stamp value. In a country like India, where the property is generally purchased as an investment, which is to be utilized in case of need or emergencies, to make the innocent taxpayers go through the rigorous and inescapable provisions of section 50C and further assessment and litigations in ruthless and inhuman manner, the assessment and litigation cost will eat away all his proceeds from the property which he might have sold to meet his emergencies such as marriage, repayment of loan, etc. Vijay ji, this is my point of view कि सेक्शन 50C के अंदर हालांकि डीवीओ को रेफर करने की बात कही गई है, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि मैं असेसमेंट से पहले ही अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने से पहले ही डिपार्टमेंट जा पाऊं और ये कहूं कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी को वैल्यू कर दो। सपोज करो मुझे आज प्रॉपर्टी बेचनी है तो मैं उसके रिटर्न भरूंगा अगली 31 जुलाई 2022 में। सपोज करो कि मैंने स्टैंप वैल्यू पे टैक्स नहीं दिया, तो जब और डिपार्टमेंट ने मेरी असेसमेंट के अंदर मेरी बात को नहीं माना और कहा कि नहीं जी स्टैंप वैल्यूएशन ही एक्चुअल वैल्यू है, तो डिपार्टमेंट तो मुझसे इंटरेस्ट ले लेगा 24 महीने का।
तो मैं तो पहले ही क्या कहते हैं मरा हुआ था, और एसएससी जो है वो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, उसके लिए उसको टैक्स देना पड़ेगा और डिपार्टमेंट पेनल्टी भी इनिशिएट करेगा। तो जो कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को नहीं जो स्वीकार कर लिया, मेरा मानना यह है, विद ड्यू रिगार्ड टू द मद्रास हाई कोर्ट, दैट at that time it was not argued that section 50C is very dangerous, and there is no balance of convenience in the hands of the assessee, that before selling the property, the assessee do not have the option to go to the department and said that this is not the fair market value, and there should be at least a time limit of 15 days or 30 days, because the property transactions are very urgent and the assessee cannot wait for the long time. So there should be a mechanism into the system that there should be a time limit for the DVO to give its report, like 15 days or 30 days, and the DVO has to give that report, and there should be also a mechanism, the assessee should also counter that report. Thus, it is expected from the legislature, while introducing the deeming provisions like section 50C, a pre-remedial measure should be provided for honest taxpayers, so that they can be saved from the vicious circle of litigation, and assessment and deeming provision should only come into picture where understatement of property is done to defraud revenue. Instead of literal interpretation, purposive interpretation should be applied, and accordingly the provision should not be applied to bona fide and honest taxpayers. This is from my side, Vijayji. Now, I do have some more cases, or you just want to give the reply to your queries? No, I will ask the queries, and I will also share your contact details with our participants. So Amit ji, the one query is, there was a delay in delivery of flat by the builder. When the allotee received the interest on that delay, and after that he sold the property, whether that interest amount will be treated as sale consideration or reduced from the purchase cost? Sir, in this, I should say that it should also be taken, because my point is that the department will take into the income from other sources. Because what is happening in these cases, the builder is also deducting the TDS on that. In that case, specifically TDS was not deducted. That is also mentioned by the. Okay, but even if the TDS is not deducted, that does not affect my tax liability on income from other sources. Yes, yes. यानी मेरा TDS काटा या नहीं काटा, उससे मेरा हेड चेंज नहीं होगा. ठीक है. यदि मेरा हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो चाहे बिल्डर ने TDS काटा हो या ना काटा हो, तो मुझे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेना चाहिए. Yes, yes. For availing the benefit of section 54, the assessee has to purchase residential property within 2 years, and he has entered into agreement and paid advance for acquiring the property. But due to COVID, he has not made the whole payment, or the registry has not been done during that complete 2 years period. Whether the benefit of section 54 will be given to that assessee for the amount invested? Vijay, this question is not appearing on my screen. So Q&A section में देखिए नागराजन की. Just 1 minute. Q&A section में नागराजन के. Vijay ji, please read the question again. For section 54 का benefit लेने के लिए, for availing the benefit of section 54, the assessee has to purchase a residential property within 2 years, and he has entered into an agreement and paid advance for acquiring the property within 2 years. But the registration of that property could not be done due to the COVID lockdown in 2 years from the sale of the old residential property. Whether the assessee will get the benefit of section 54? सर बिल्कुल मिलेगा. यदि कोविड नहीं होता तब भी मिलेगा, क्योंकि वो तो कहता है ना कि आपको इन्वेस्ट करना है, आपका वो रजिस्ट्री वर्ड नहीं लिखा हुआ ना. Yes. Regarding capital introduction, whether Lucknow decision of tribunal in the question case, है? Okay. ये Yagyeswar Subramaniam Iyer ji. Yes sir. Whether the capital introduction, whether Lucknow decision of the tribunal in the case of Cartel Hotel Limited would be applicable? Regarding capital introduction, whether Lucknow decision of the tribunal, Lucknow bench of the ITAT. Sir, this I have to check. I will check and then answer this question. Because Rajiv Sabharwal ji ka question hai, is the AO duty bound to call for report from DVO if the assessee doesn't ask him to do so during assessment proceeding?
and there is a difference between circulate and sale consideration. I think AO will not ask जब तक SSC नहीं बोलेगा. Sir, my point is that he should do, because उसका reason है क्या बढ़ी हुई, क्योंकि यदि आपको my point is that because the assessing officer is taking the more amount of tax from the assessee, So so he is duty bound. he is duty bound. In my opinion, the interest should be reduced from the purchase cost. Kishore Kumar ji, I think I am also agree with the Amit ji. Interest amount received will be already taxable or should be taxable under the income from other sources instead of reducing the purchase cost or adding the sales consideration. एक क्वेश्चन है किशोर कुमार गोयल जी का, आर्टिकल 31 AE लास्ट प्रोविजन रिगार्डिंग फेयर मार्केट वैल्यू. सर क्वेश्चन बड़ा वेग है थोड़ा सा, मतलब किशोर कुमार जी, प्लीज elaborate your questions. And I also want to inform to the participants that don't worry about the details of case laws. Everything will be shared with the participants. This webinar is also live on the YouTube, that will be available for the lifetime for the participants. So don't worry. And I will also share the contact details of our guest speaker, C. Amit Kumar Gupta ji, who is now a practicing advocate, so that you may consult or discuss your queries in detail. But if the amount is in the nature of compensation for delay in delivery, even it is interest amount, Sanjay ji, it will be revenue or capital receipt, doesn't matter. It is a income in your hand. Capital gain is a capital receipt, even it is taxable. ऐसा नहीं है कि capital receipt it will not be taxable. Definitely it will be taxable. Had कोई भी हो, capital or revenue, government को tax चाहिए, so it has credit the law. Yes, Amit ji, if sir, for investment under section 54 EC bond, which amount has to be taken into consideration? The actual sale consideration or stamp value? Actual sale consideration. 50C has no concern with 54 exemption Yes. section. Amit ji, approximately we have taken 61 questions, and in the start we have approximately 500 participants, as it is the limit of our webinar system. And even in the last, we have 250 participants. Okay. So I am thankful to all the participants, as without the participants, there is no use of platform. Vijay ji, I have to make one point. Yes, yes. Apart from my deliberation, I am also giving you some very recent decisions which are mostly in the favor of the assessee on section 50C. So I wish that all the participants should also read those cases, because they will help us in enriching their knowledge on section 50C, and they are very important cases. One very important case I wish to read all the participants. The name of the case is Jagannath Salija Chitta versus Income Tax Officer, International Taxation. So I am giving these cases also to you, and please share with all the participants so that they can read them. Thank you, Amit ji. And Thank you. I will share this complete articles of C. Amit Kumar Gupta ji with all the participants, and I will invite Amit ji for the other topics of the income tax as well, as he has complete litigation practice on the income tax laws. And our website is cpchambers.org. So if anyone wants to become the member of our chamber, he may click on our website for our future programs on all different topics like GST, insolvency, company law, RERA, and any new topics on valuations. So please be in touch with our chamber. My contact number is 987111749091, and Amit ji contact number is 9811291390. I will also mail the complete details of our speaker. So thanks Amit ji. Thank you, Vijay ji. I am very thankful to you.
that you have given me this opportunity for deliberation, and I'm very thankful to you. And Amit ji, one more thing, Amit ji is also the part of our chamber, founder member.